हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की मैराथन सीरीज चल रही है। ये हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है। पहले दो मैराथन वीडियो आपने देख लिए होंगे। आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंश्योरेंस क्लेम, बीमा संबंधी दावे। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। इसमें बेसिकली आपको क्लेम की कैलकुलेशन करनी है। किस बात का क्लेम? तो देखिए, अगर आपके बिजनेस में, आपके मतलब जो क्वेश्चन में जिसका बिजनेस है उसमें अगर आग लग जाती है तो जनरली तीन तरह के नुकसान हमें होते हैं। एक तो आग लगेगी तो उस दिन जो माल होगा वो जल जाएगा, थोड़ा बहुत आप आग से बचा लेंगे बट बाकी तो माल आपका जल जाएगा। तो एक तो आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उसके लिए अगर आपका दावा इंश्योरेंस हो रखा है तो आपको बीमा कंपनी से दावा लेना है, कितना लेना है उसकी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। दूसरा ये है कि आग लगने के बाद अगले 3 4 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए आपका व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आग का एक परिणाम ये होता है कि व्यापार बाधित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसे परिणामी हानि कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कहते हैं। उसका भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। और एक ही होता है कि आग लगने लगने पर माल के अलावा आपके फर्नीचर को नुकसान होता है, बिल्डिंग को नुकसान होता है, कार कंप्यूटर वगैरह को नुकसान होता है। तो उसे अपन, अगर उसका अपन इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसे कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस करवाते हैं कहते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में आपके दो ही लॉस हैं, तो हम उन दो लॉस पे ही बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्टॉक का लॉस। पहले सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपका वर्ष जनवरी में शुरू होता है तो 1 जनवरी के दिन आपके पास स्टॉक होता है, प्लस ये मान लेते हैं कि आपके दुकान में 15 मार्च को आग लग गई। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी से लेके 15 मार्च तक आपने परचेज़ किया होगा, वो माल आपके पास आया, और जनवरी से 15 मार्च तक आपने माल बेचा होगा तो वो आप लेस कर दीजिए। तो जो बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। आसान सी भाषा में यही होता है, आपके पास कुछ स्टॉक होता है, कुछ माल आप बेच देते हैं, जो माल बचा हुआ होता है आग वाले दिन वही आग का शिकार होता है। ऑब्वियस सी बात है, वही माल जलेगा ना जो गोडाउन में होगा। इसके लिए मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए, आग में कितना माल जला, अब आप ये किसी के मुंह ज़बानी कहने से या मौखिक रूप से कहने से तो मान नहीं लोगे। उसके लिए फिर बिल लगाए जाते हैं और बिल में हमें यही लगाना पड़ता है, व्यापारी को यही बताना पड़ता है कि उसके पास फर्स्ट डे पे कितना स्टॉक था, उसने इन 3 4 महीनों में आग लगने से पहले तक कितना परचेज़ किया, इस दौरान उसने कितना सेल किया, एंड एट द मोमेंट ऑफ फायर, आग लगने के क्षण पर, आग लगने के दौरान कितना माल स्टॉक में था। तो एक खास तरह का खाता हमें बनाना है। उस खाते का नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आ गया है। जो अपनी मैराथन सीरीज फर्स्ट चली थी उसमें अपन ने फाइनल अकाउंट सीखे थे और हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे एंट्रीज होती है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में भी वैसी ही एंट्री होती है। बस वैसे है कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल कोर्स ऑफ अकाउंट्स में बनाया जाता है और वर्ष के समाप्त होने पर बनाया जाता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करने के पर्पज से बनाया जाता है। हिंदी में इसको स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता कहेंगे, स्मरणार्थ व्यापार खाता कहेंगे या याददाश्ती व्यापार खाता कहेंगे, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आग लगने के दौरान कुछ माल बचा लिया जाए तो उसे साल्वेज स्टॉक कहते हैं या स्टॉक सेव्ड कहते हैं। जब आप क्लेम का अमाउंट निकालते हैं तो फिर आपको ये पैसा क्यों मिलेगा, क्योंकि ये माल तो आपने बचा लिया, ये माल तो जला ही नहीं। तो आपको दावा राशि निकालते समय ये माल जितना आप बचा लेंगे उसे आपको हटा लेना है। इन क्वेश्चनों को करते समय आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक होता है और जो परचेज़ होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन सेल अपन सेलिंग प्राइस पे करते हैं। तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी है तो पिछले साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेट। हालांकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करेगा कि एक अपने को इस साल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक पिछले साल की कैलकुलेशन करनी पड़े। पर जनरली होता है कि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन होती है या पिछले 2 3 साल की रेट दे रखी हो तो आप एवरेज करके ग्रॉस प्रॉफिट रेट बना लेना, ठीक है। और बाय द वे, अगर बाय द वे पिछले साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दी हुई है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट बटावा सेल इंटू 100 करके आप निकाल लेना। अच्छा, नोट्स मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा समझा हुआ है टॉपिक, आपको भी जल्दी जल्दी समझ में आ ही रहा होगा, और नोट्स वैसे ही आपको मिल जाएंगे। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ और मिलते भी हैं। PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय द वे एक आध दिन बाद अपलोड होते हैं तो तब तक आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ठीक है। ये किसी रीज़न से लिंक एक्सपायर हो जाता है, नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमें सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
और अगर पिछले 2-3 वर्ष की, जैसे मान लो पिछले 3 वर्ष की ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है, सपोज़ करो 2023 में आपके दुकान में आग लगी, आपको उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 23 की बजाय उन्होंने आपको 2020, 21 और 22 के रेट दे रखे हैं, तो आप जैसे 18% दे रखा है, 22% दे रखा है, 20% दे रखा है, तो आप इन सबको जोड़ देना, जोड़ के डिवाइड कर देना, और जो रेट आएगी वो आपके इस साल में काम आएगी, यानी पिछले साल की एवरेज रेट ही हमें काम आती है। अगर आपने क्वेश्चन में स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर रखा है तो आपको उसको सही वैल्यू पे लाना है। जैसे मान लीजिए हमारी आदत है कि हम स्टॉक को 10% कम पे दिखाते हैं, यानी हम स्टॉक को दूसरे शब्दों में कहें 90% वैल्यू पे दिखाते हैं। सपोज़ करो क्वेश्चन में स्टॉक आपको 36,000 दिखाई दे रहा है, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि ये स्टॉक की सही वैल्यू नहीं है, दिस इज़ द 90% वैल्यू, तो आप उसकी 100% वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैसे आप स्टॉक का वैल्यूएशन कम पे या ज़्यादा पे करते होंगे, वो आपकी आदत होगी, लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम लेने का समय आता है तो हम स्टॉक का सही वैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हमें स्टॉक को घटाकर दिखाने की आदत है तो उसे बढ़ा देंगे, और अगर बढ़ाकर दिखाने की आदत है, इंक्रीज़ करके दिखाने की आदत है, तो उसे कम कर देंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको इशारा दे तो आप स्टॉक की वैल्यू को एडजस्ट कर लेना। एक बहुत ख़ास बात का आपको ध्यान रखना है, आपका जब क्लेम पास होता है उस समय ये देखा जाता है कि आपका इंश्योरेंस प्रॉपर है या नहीं। इसे यूँ समझिए कि सपोज़ करो आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 1 लाख रुपए का, लेकिन आपने इंश्योरेंस करवा रखा है मान लीजिए 50,000 रुपये का। इसका मतलब ये है कि आपने आधे अमाउंट का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर आपका आधा नुकसान ही कवर होगा। कि सर समझ नहीं आया, मैं फिर बोलता हूँ। आपका इंश्योरेंस होना चाहिए था, मान लेते हैं 1 लाख रुपये का, और आपने इंश्योरेंस करवा रखा है 50,000 का, यानी आपने आधा इंश्योरेंस करवा रखा है। कि सर हम आधा इंश्योरेंस क्यों करवाएंगे? देखिए, जितनी ज़्यादा का इंश्योरेंस करवाएंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो कई व्यापारी सोचते हैं, पहले तो सोचते हैं इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत ही क्या है, कौन सा आग लगी रही है, फिर सोचते हैं चलो इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए तो थोड़ा का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अगेन वही सोचते हैं कौन सी आग लगी रही है, थोड़ा पैसा बचता है तो बचाओ। तो अगर किसी व्यापारी ने, जैसे हमारे एग्जांपल में, 50,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है, जबकि उसका जो माल था गोदाम के अंदर वो 1 लाख रुपए का था, उस दिन आग के दिन 1 लाख रुपए का माल था, तो वो गणित ये कहती है कि उसे 1 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए था। चूंकि उसने आधा इंश्योरेंस करवाया, तो इसका मतलब है आधा जोखिम बीमा कंपनी वहन करेगी और आधा जोखिम जिसकी दुकान है वो वहन करेगा। इसको टेक्निकली बोलते हैं सह बीमा, को इंश्योरेंस। मैं फिर बोलता हूँ, जितना आपने इंश्योरेंस करवाया उतना नुकसान बीमा कंपनी भरेगी, और जितना नुकसान आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया प्रीमियम बचाने के लालच में, उतना नुकसान अब आपको बेयर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि उस आग में 80,000 का माल जल गया, ठीक है, 3 फिगर मैंने अभी अभी बोले, अगर आपको एक बार में मैं समझाऊँ, 1 लाख का माल गोदाम में था, शायद आपने 20,000 का माल बचा लिया होगा, तो 80,000 का माल आपका जल गया, लेकिन आपका इंश्योरेंस 50,000 का है, यानी आपका आधा इंश्योरेंस हो रखा है। चूंकि आपका आधा इंश्योरेंस हो रखा है तो आपका आधा नुकसान ही कवर होगा, आपका 40,000 नुकसान ही कवर होगा। इस गणित को एवरेज क्लॉज बोलते हैं। एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य या औसत वाक्यांश। तो कभी भी कोई आदमी अगर अंडर इंश्योरेंस करवाता है, न्यून बीमा करवाता है, तो फिर उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है जब बीमा कंपनी का दावा पास होने का समय आता है। एक और बात बता दूं, अगर आपका इंश्योरेंस ज़्यादा अमाउंट का हो रखा है, सपोज़ करो किसी व्यापारी का इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का हो रखा है, तो फिर आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सूत्र है, इंश्योरेंस अमाउंट जो आपने इंश्योरेंस ले रखा है डिवाइडेड बाय होता है इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब होता है जितना इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बीमा राशि या बीमित राशि, और नीचे होता है बीमा योग्य राशि, जितनी राशि का बीमा होना चाहिए था। इन दोनों को अपॉन करके या प्रोपोर्शनेट करके जितना आपका लॉस है उससे मल्टीप्लाई कराना है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ या समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कहानी मान लीजिए कि 1 जुलाई को एक व्यापारी के दुकान में आग लग गई। सारे फिगर लिखे हुए हैं तो जल्दी हो जाएगा। 1 जुलाई को एक व्यापारी के दुकान में आग लग गई, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 जुलाई को जितना भी स्टॉक था वो जल जाएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा, बाकी जल जाएगा। स्टॉक सालवेज, यानी आपने 10,000 का स्टॉक बचा लिया। ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने जलती आग में से जैसे तैसे कंबल वम्बल डाल के मुंह पे और समहाव माल बचा लिया, और आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, यानी अगर 1 लाख का बीमा आपने करवा रखा है। अब क्वेश्चन के आंकड़े कहते हैं अप्रैल से लेके 15 जुलाई के बीच में, ये 15 जुलाई बोलना चाहिए इसको यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इसमें
1 अप्रैल से व्यापार शुरू हुआ और 15 जुलाई को आग लग गई। तो आप ये समझिए कि अप्रैल, मई, जून और 15 दिन जुलाई, लगभग 3.5 महीने व्यापार किया। अब इनके पास क्या सिचुएशन है वो समझो। इनके पास 1.5 लाख रुपए का माल था। कब? जब साल शुरू हुआ तो इनके पास 1.5 लाख का माल था। फिर इन्होंने 8 लाख का माल परचेज़ किया इस दौरान। इन 3.5 महीनों में ना 8 लाख का माल परचेज़ किया और इसी दौरान, इसी पीरियड में इन्होंने 10 लाख का माल बेचा। कुछ वजह, अच्छा लोग कहेंगे अच्छा सर उनके पास 1.5 लाख और 8 लाख 9.5 लाख का माल था, 10 लाख का माल कैसे बेच दिया? तो क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि सेल्स जो होती है वो तो सेलिंग प्राइस पे होती है और ये जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। अब ये भी मान लो कि इनकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है 25%, यानी इन्होंने जब सेल किया है तो उन्होंने 25% कमाया है। तो उन्होंने 10 लाख रुपए की सेल पे 2.5 लाख रुपए कमाया है। ठीक है, अगर बहुत सही आप समझ पा रहे हैं तो उन्होंने 7.5 लाख का माल बेचा। मतलब सर 10 लाख की सेल करी, 2.5 लाख कमाया, तो इन्होंने मतलब 7.5 लाख का माल बेचा। इसे टेक्निकली अपन 3 शब्द बोलते हैं। सेल है इसमें 10 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट है 2.5 लाख का, और जो उस माल की कॉस्ट है जिसको COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो है 7.5 लाख की। तो आप यूँ समझ सकते हैं लॉजिकली कि आपका 9.5 लाख का माल था, 9.5 लाख का माल था, 7.5 लाख का माल आपने बेच दिया तो आपका 2 लाख का माल बचा। लेकिन इतना प्लस माइनस करना किसी को आए या ना आए, तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए अपनी मेमोरी के बेसिस पे। उसमें आपकी जो DR साइड है 1.5 लाख और 8 लाख और 2.5 लाख। आपकी ये जो DR साइड का जोड़ है 8, 10, 11, 12 लाख रुपया। इधर का आपका जोड़ हो गया 12 लाख रुपए का और इधर हो गया 10 लाख का। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, यूँ बोलते हैं इसको बैलेंसिंग फिगर, जो फिगर बचा है वो है 2 लाख का। अब थोड़ी देर बाद ध्यान समझिएगा, इनके पास जिस दिन आग लगी उस दिन 2 लाख का माल था। ये बात इस स्टॉक अकाउंट से या इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से साबित हो चुकी है। तो टेक्निकली ये कहते हैं कि इनको 2 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने लालच में आके, प्रीमियम बचाने की लालच में 1 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है। 1 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है 2 लाख के मुकाबले, यानी आधा इंश्योरेंस हो रखा है। तो इसलिए इनका आधा बीमा पास होगा। अब आधे बीमे के तौर पे कितने मिलेंगे वो बात समझो। चूंकि 2 लाख का माल था और 10,000 रुपये का माल जल गया, बचा लिया। 2 लाख का माल था, 10,000 का माल बचा लिया। इससे ये भी समझ में आता है कि 1,90,000 का इनका नुकसान हुआ। इस 1,90,000 को बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। 1,90,000 को लॉस ऑफ स्टॉक बोलेंगे, लेकिन इनको जो इंश्योरेंस क्लेम पास होगा वो होगा 95,000। तो अगर मैं आपको 4 चीज़ें बताने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूं, तो आग लगने की तिथि को माल मौजूद था 2 लाख का, इनको बीमा कराना चाहिए था 2 लाख का, इनका वास्तविक बीमा है 1 लाख का, यानी अंडर इंश्योरेंस का मामला है, इसलिए एवरेज स्टॉक, एवरेज क्लॉज लागू होगा, औसत वाक्यांश लागू होगा। इनकी बचाया हुआ माल 10,000 का है, इसका मतलब इनका नुकसान 1,90,000 है, लेकिन इनकी जो क्षतिपूर्ति होगी वो 95,000 होगी। इनका केवल 95,000 का क्लेम पास होगा। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप इस तरह के क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आपको गिवन होगी, नहीं दी हुई होगी तो मैंने बता दिया कि क्या करना है। अब मैं आता हूँ आपकी इस बात पे, लाभ की हानि या परिणामी हानि पे। आप 2 मिनट्स को समझिएगा। इमेजिन कीजिए कि बाज़ार में एक दुकान थी और उस दुकान में 15 जुलाई, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में बात की, 15 जुलाई को उस दुकान में आग लग गई। ठीक है, आग लग गई तो क्या हो गया? माल जल गया। माल जल गया तो अब आप वहाँ देखो क्या होगा, दीवारें काली पड़ जाएंगी, नया माल मंगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अपने को नई दुकान ढूंढनी पड़ेगी। ये कहेंगे कि ये दुकान आगे शिफ्ट कर दी गई है, दुकान का वापस रंगाई पुताई बहुत कुछ होगा। तब तक के लिए आपका व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर अपन मान लें कि आपका व्यापार डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? आप उतनी सेल नहीं कर पाओगे जितनी सेल आप किया करते थे। जैसे अगर 2023 में आग लग गई, जैसे मैं अभी एग्जांपल में आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन में, 2023 में आग लग गई तो आपको रह रह के 2022 के दिन याद आएंगे। आपको वो सुहाने दिन याद आएंगे जब आपकी दुकान ज़ोरदार चलती थी, ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, और आपको अपनी सुनी सुनी दुकान याद आएगी और आप उससे कंपेयर करेंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी सेल आपने गंवा दी। तो अब मैं टॉपिक शुरू करता हूँ कि जब व्यापार में आग लग जाती है तो व्यापार कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त डिस्टर्ब हो जाता है और उतनी सेल नहीं हो पाती जितनी सेल हो जाया करती थी। तो आप उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते जितना आप कमा लिया करते थे। तो जो हम प्रॉफिट गंवाते हैं उसे बोलते हैं परिणामी हानि या लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। तो इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कैसे कैलकुलेशन होगी, इसके लंबे स्टेप हैं। बड़े जो क्वेश्चन होते हैं
वो उसमें आपको 6 स्टेप तक जाना पड़ता है, पर यहाँ इतना मैं नहीं मानता, लंबे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन शुरुआती 2-3 स्टेप आपको पता होने चाहिए। चलिए तो अपन एक एग्जाम्पल से शुरू लेते हैं। सपोज़ करो कि किसी व्यापारी की दुकान में 1 मई को आग लग गई, और ये भी मान लेते हैं कि 3 महीने के लिए वो डिस्टर्ब हो गया। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप मई, जून और जुलाई में डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, और 2023 में आप डिस्टर्ब हुए। अब आपको रह रह के ये 3 महीने याद आएंगे, जैसे मई, जून, जुलाई को मैं बोलता हूँ गर्मी के महीने, तो आपको पिछली गर्मी के महीने याद आएंगे, यानी 2022 की गर्मी के महीने याद आएंगे। तो पहले आप वो सेल नोट करेंगे, आपने अपने रिकॉर्ड्स में निकालेंगे कि कितनी सेल हुई थी। तो आपको याद आया पिछले साल गर्मी के सीज़न में 180,000 की सेल हुई थी। एक और बात है, पिछले साल सेल जितनी हुई थी जरूरी थोड़ा इस साल उतनी सेल होगी, क्योंकि हमारे व्यापार में या तो अपवर्ड ट्रेंड होता है या डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, या तो हमारी सेल बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है। तो क्वेश्चन में वो भी आपको गिवन होता है। अगर हम 10% का इंक्रीज़ माने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन के हिसाब से 10% का इंक्रीज़ माने, तो आपकी सेल पिछले साल 81 थी, तो इस गर्मी में आपकी सेल 198 होने वाली थी। इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, हिंदी में बोलते हैं प्रमाप बिक्री। 198,000 की सेल हम करने ही वाले थे, लेकिन बुरा हो आग का, आग लगे उस आग को, उसकी वजह से हमारी केवल 48,000 की सेल हो पाई। इस सीज़न में उसको बोलते हैं बाधा काल, जब हम डिस्टर्ब हुए। तो बाधा काल में हम सेल कर पाए मात्र 48,000 का। तो हमने कितना सेल गंवा दिया? हमने 1.5 लाख का सेल गंवा दिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल, लघु विक्रय, लघु बिक्री, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई है। जो सेल हमने गंवा दी है वो है 1.5 लाख की, लघु बिक्री नहीं, इसको बोलते हैं न्यून बिक्री, ठीक है, न्यून बिक्री बोलते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेट होती है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और ये जो परिणामी हानि वाले बीमे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 बातों पे विचार किया जाता है। एक कि हमारा व्यापार कितना रुपया कमा रहा था, पिछले साल हमने क्या रुपया कमाया था, और एक ही विचार करता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे। ये मतलब सर समझ नहीं आया। देखो, अपन 2 मिनट याद करो कि कोविड के चक्कर में, जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो अधिकतर व्यापारी या बड़े बड़े व्यापारी क्यों रो रहे थे? रो रहे थे मतलब परेशान थे। क्यों परेशान थे मैं बताऊं। 2 बातों की वजह से परेशान थे। एक तो वो जो कमा रहे थे वो कमा नहीं पा रहे थे, जो कमाते आए हैं वो कमा नहीं पा रहे थे, और दूसरा ये है कि उनके खर्चे चालू थे, मतलब खर्चे हुए जा रहे हैं, आमदनी बंद हो गई और खर्चे हुए जा रहे हैं। मान लीजिए फैक्ट्री का किराया है वो देना पड़ रहा है, स्टाफ से काम नहीं करा पा रहे लेकिन स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही है। तो जब आग लगती है ना, उस समय कोविड था, जब आग लगती है तो व्यापारी को यही 2 चिंताएं होती है कि एक तो वो प्रॉफिट कमा नहीं पाता, और दूसरा है नौकर को तो तनख्वाह देनी है, दुकान का तो किराया देना ही है, बीमा की किस्त तो कटानी ही है, तो खर्चे। तो इसीलिए इस वाले इंश्योरेंस में 2 बातों को ध्यान में रखकर पॉलिसी ली जाती है। एक, आप क्या नेट प्रॉफिट कमाते हैं, और एक आपके स्थायी खर्चे कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में या तो आपको जीपी रेट, इस पर्पज़ से, इसको बोलते हैं परिणामी हानि के उद्देश्यों से जीपी रेट आपको दे दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाएगी तो आपको नेट प्रॉफिट को और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस या स्टैंडिंग चार्जेस को, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, पिछले अकाउंटिंग ईयर में आपकी क्या नेट प्रॉफिट हुआ था, एक तो वो फिगर लेंगे, और एक लेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसमें इंश्योर्ड वर्ड याद रखना है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो फॉर एग्जांपल पिछले साल आपका 1 लाख का नेट प्रॉफिट था, और ये भी मान लेते हैं कि पिछले साल आपके 50,000 रुपये के बीमा 50,000 रुपये के आपके बीमित स्थायी व्यय थे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपया। और ये देखेंगे कि पिछले साल आपकी सेल कितनी थी, मान लेते हैं 15 लाख रुपये। तो ये आपका कैलकुलेशन करने पे आ गया 10%। कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। अपने को पहले स्टेप में हमें ये निकालना है कि हमने कितनी सेल गंवा दी, वो हमने निकाल लिया। दूसरे स्टेप में आपको ये निकालना है कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ोगे, और जब ये जोड़ लोगे तो पिछले साल की अकाउंटिंग सेल से आप डिवाइड करोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा। ये सब क्वेश्चन में से गिवन होता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी आपको एमसीक्यू करके दिखाऊंगा तो आपको बड़े आराम समझ में आएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ 1.5 लाख रुपया, अब अपने को थर्ड स्टेप पे
ग्रॉस क्लेम निकालना है। ग्रॉस क्लेम कैसे निकालते हैं, आपने जो फर्स्ट स्टेप में निकाला और जो सेकंड स्टेप में निकाला उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने 1.5 लाख रुपए निकाला कि 1.5 लाख रुपए की सेल हमने गंवा दी, और सेकंड स्टेप में मान लो जीपी रेशो 10% आया, तो 1.5 लाख का 10% होता है 15,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि 15,000 रुपये का हम दावा वसूल करना चाहते हैं। चूँकि हम ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख की सेल हम नहीं कर पाए, 10% हमारा रेट ऑफ इंश्योरेंस रेट ऑफ जीपी है, तो हमें 15,000 रुपये मिलना चाहिए। अब यहाँ तक का ही क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है। कई बार क्वेश्चन में आपके एडिशनल खर्चे दिए हुए होते हैं, तो आपको एडिशनल खर्चे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, यानी आग के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं, जैसे दुकान पास में लेना, एक और सेल्समैन को लगा लेना, कुछ एक्स्ट्रा विज्ञापन करना। अगर हमने एडिशनल खर्चे किए हैं तो हमें एडिशनल खर्चे भी भरपाई करवा सकते हैं। वो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको जोड़ देना। अगर इस दौरान आपको कुछ बचत हो जाए, कुछ खर्चे जो पहले लगते थे पर आग लगने की वजह से अगर वो खर्चे बंद हो गए, तो उसको सेविंग्स बोलते हैं, तो उस सेविंग्स को एडजस्ट कर देना। इतना आएगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपके एडिशनल खर्चे लगे तो आप अपने दावे की राशि में एडिशनल खर्चे जोड़ देना, और अगर आपके कुछ पैसे बच जाएं, सेविंग्स गिवन हो क्वेश्चन में, तो उतना आप लेस कर देना, ठीक है। और इसमें भी, इस वाले इंश्योरेंस के अंदर भी एवरेज क्लॉज का नियम लग सकता है। एवरेज क्लॉज का नियम कब लगेगा, अगर आपने बीमा कम करा रखा होगा तो। जैसे मान लें कि पिछले 12 महीने में आपकी सेल 6 लाख है, तो और 10% की रेट है, तो आपका इंश्योरेंस मान लीजिए 60,000 का होना चाहिए। मान लो एक कैलकुलेशन है जिस हिसाब से आपका इंश्योरेंस 60,000 रुपये का होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने 50,000 की पॉलिसी ले रखी है, यानी आपने कम राशि का बीमा करवा रखा है, तो फिर जब क्लेम देने का समय आएगा तो आपको पूरी राशि नहीं मिलेगी। अगर आप 15,000 रुपये मांगने जाएंगे, तो चूंकि आपने प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, तो फिर आपको 12,500 रुपये मिलेंगे। राशि कितनी भी हो सकती है, बस मैं समझाना ही चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में भी एवरेज क्लॉज के नियम का प्रयोग हो सकता है। तो अगर आपकी पॉलिसी कम अमाउंट की है, जितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर उससे पॉलिसी आपकी कम अमाउंट की है, तो यहाँ पे भी आपको वही फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है, ऊपर तो आएगा इंश्योर्ड जितना बीमा कराया, और नीचे आएगा इंश्योरेबल जितना बीमा कराना था, मल्टीप्लाई आएगा लॉस। जैसे मैंने एग्जाम्पल देने के दौरान समझाया, डबल बोल रहा हूँ, वो ये कि हमारा जैसे इंश्योरेंस 60,000 का होना चाहिए था, पिछले 12 महीने की सेल को और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को देखते हुए हमारा इंश्योरेंस 60,000 का होना चाहिए था। पर अगर हमने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया, यानी हमने 5/6 ही बीमा करवाया है, तो अगर बाय द वे अगर आप 15,000 रुपये दावा राशि वसूल करने गए, तो कैलकुलेशन होकर आपको प्रोपोर्शनेट तौर पे 12,500 रुपये मिलेगा। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, तो फिर आपको आराम से समझ में आएगा। एक और बात यह है कि अगर जैसे अभी समझ लीजिए कि अगर आपका बाधा काल 6 महीने चला, यानी आपका व्यापार 6 महीने डिस्टर्ब रहा, लेकिन जब आपने पॉलिसी ली थी उसमें आपने 4 महीने लिखवा रखा था, तो बीमा कंपनी केवल 4 महीने की ही भरपाई करेगी, 4 महीने की ही क्षतिपूर्ति करेगी। मतलब जब आपने पॉलिसी ली थी तब आप सोच रहे थे कि भाई 4 महीने में व्यापार संभल जाएगा, लेकिन वास्तव में व्यापार को संभलने में 6 महीने लग गए, ठीक है। तो बीमा कंपनी दोनों में से जो कम अवधि होती है उस अवधि की सुनवाई करेगी। ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। तो बीमा कंपनी जो छोटी अवधि अगर आपने ली है, तो छोटी अवधि के नुकसान की भरपाई करेगी। उल्टा सीन हो सकता है, आपने बीमा पॉलिसी में 4 महीने लिखवाए थे, लेकिन आपका व्यापार 3 महीने में संभल गया, तो फिर 3 महीने की ही सुनवाई करेगी। यानी बीमा कंपनी अपना फ़ायदा देखती है, ठीक है। तो जो भी अवधि कम हो उसकी वो सुनवाई करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए कह रहा है क्षतिपूर्ति अवधि 4 महीने है, हमने 4 महीने पॉलिसी का लिखवा रखा है। पिछले साल हमारी 90,000 की सेल हुई थी, और पिछले वर्ष की तुलना में 20% का इजाफा हो रहा था, ये हमने नोटिस किया था। और क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान विक्रय मात्र 12,000 का हुआ। अब कुछ फैक्ट समझिए, पिछले साल आपकी 90,000 की सेल हुई थी, तो 4 महीने में आपकी 30,000 की सेल होनी थी। अगर 20% की ग्रोथ पकड़ें तो हमारी सेल 36,000 रुपये की होनी थी, लेकिन हमारी सेल जो हो पाई वो 12,000 की ही हो पाई। तो हमने जो सेल गंवा दी वो गंवा दी 24,000 की सेल। तो इस 24,000 की सेल को बोलेंगे शॉर्ट सेल। तो 24,000 की सेल को बोलेंगे शॉर्ट सेल, यानी वो सेल जो हम चूक गए, जो हम नहीं कर पाए, ठीक है। और समझते हैं, अगर आपकी पॉलिसी की राशि 21,000 है और आपके पास जो स्टॉक है वो 24,000 का है,
तो सीधी बात है कि आपका इंश्योरेंस कम अमाउंट का हो रखा है। दो बातें मैं यहीं लिख देता हूँ। आपकी जो पॉलिसी है वो 21,000 की है, जबकि आपका जो आग लगने के दिन स्टॉक है वो 24,000 का है, तो आपका इंश्योरेंस 24 का होना चाहिए था। अब 24 में से शायद 4,000 का माल बचा लिया होगा, शायद 4 का माल बचा लिया होगा, इसलिए आप ये कह रहे हो कि मेरे को नुकसान 20 का हुआ। तो आप बीमा कंपनी के दफ्तर में खड़े हो और उनसे 20,000 के नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हो, पर बीमा कंपनी क्या बोलेगी कि आपने इंश्योरेंस पूरा नहीं करवाया है। आपने जो इंश्योरेंस करवाया है उसके हिसाब से आपका 17,500 का ही क्लेम पास होगा। 21/24 यानी 7/8, तो आपका प्रोपोर्शनेट पास होगा, आपका 17,500 रुपये का ही दावा पास होगा। ठीक है, और समझिए, अगर पिछले साल आपका नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपये था और आपके स्थायी बीमित व्यय 1,60,000 के थे और 40,000 के खर्चे ऐसे भी थे जिसका आपने बीमा नहीं करवा रखा था, मतलब अगर आप पूरी बात समझे तो इनके जो फिक्स खर्चे हैं वो 2 लाख के थे, पर 2 लाख में से कुछ खर्चे का बीमा इन लोगों ने करवा रखा है और कुछ खर्चों की इन्होंने परवाह नहीं की, इन्होंने बीमा नहीं करवा रखा है। तो मैं आपको बताऊं, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट लोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में एक तो आपको लेना होता है नेट प्रॉफिट और एक आपको लेना होता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट के नाम पे आप 2 लाख रुपए लोगे ये वाले, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लोगे ये वाले 1,60,000 रुपये, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा 3,60,000 रुपये। और अगर सेल आपकी 18 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% माना जाएगा। तो सर ये क्या तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने का? परिणामी हानि वाले बीमों में सेकंड टाइप के इंश्योरेंस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऐसे ही निकाली जाती है, उसको निकालते समय नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का ध्यान रखा जाता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आती है और ग्रॉस प्रॉफिट में सेल डिवाइड करके आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आती है। यानी कभी भी जब आप सेल नहीं कर पाएंगे तो 20% इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको। अगर बाय द वे आप 1 लाख की सेल से चूक गए तो आपका ये कहना है कि 1 लाख की सेल होती तो मैं 20,000 कमाता तो मेरा घर चलता, खर्चे चलते, तो बीमा कंपनी आपका उस 20% की भरपाई कर देगी। ठीक है, और समझिए, आग लगने की तिथि पर स्टॉक का मूल्य एक डैश डैश खाता करके शुद्ध रूप से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, रियल लाइफ में कभी आप सोचिए कि अगर दुकान में आग लग गई, आप वहाँ 2 घंटे बाद पहुँचे, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कितने का माल जल गया? आग की लपटों को देख के आपको कैसे पता लगेगा कितना माल जल गया? तो उसके लिए आपको हिसाब चाहिए होगा। कौन सा हिसाब चाहिए होगा? आग लगने से, मतलब जहाँ से साल शुरू हुआ वहाँ से लेके आग लगने के दिन तक पिछले 3 साढ़े 3 साल में, पिछले 3 साढ़े 3 महीनों में क्या हुआ। जैसे कोई मर्डर हो जाता है, अगर मैं आगे ऐसे कोई क्राइम पिक्चर बताऊँ आपको, कोई मर्डर हो जाता है तो पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेशन करते होंगे? वो उसकी पुरानी हिस्ट्री खंगालते होंगे, 2 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी, साल भर पुरानी, कि साल भर में हो क्या रहा था उसकी लाइफ में, तब आप एक गैस कर पाते हैं कि इसका मर्डर क्यों हुआ होगा, ऐसी कहानी। तो इसी तरह से आपके आग लगने के दिन कितना स्टॉक मौजूद था, इसको पता लगाने के लिए आपको एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्मरणार्थ व्यापार खाता, याददाश्ती व्यापार खाता बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर सकल लाभ की दर 20% है और न्यून बिक्री 4 लाख है, न्यून बिक्री का मतलब आप समझ रहे हो, वो सेल जो आप कर देते लेकिन आग लगने की वजह से आप नहीं कर पाए, तो आपका दर्द ये है कि 4 लाख की सेल आप नहीं कर पाए, और उसमें दर्द आपका असली ये है कि 4 लाख की सेल होती तो मैं 80,000 रुपये कमाता। तो ये होती है आपके दावे की राशि, इसको बोलते हैं सकल दावे की राशि। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो जुड़ जाता है और जो सेविंग होती है वो लेस हो जाती है, तो आपका शुद्ध दावा निकल के आ जाता है। और फिर फाइनली फिर एवरेज क्लॉज लगा के आपका जो भी दावा पास होना है हो जाता है। तो इतना मैंने कहा ना, डीप में नहीं जाएगा। 4 लाख की सेल आप चूक गए, इसका मतलब है कि 80,000 रुपये का दावा आप चूक गए, यानी 80,000 का लाभ आपने गंवा दिया। इसको बोलते हैं लाभ की हानि, या हिंदी में और बोलते हैं परिणामी हानि। ये कहता है कि न्यून बीमा की दशा में, न्यून बीमा मतलब अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस की दशा में कौन सा क्लॉज, कौन सा खंड लागू होता है? तो एवरेज क्लॉज लागू होता है। तो एवरेज क्लॉज को आप कस के याद कर लीजिए कि जितना इंश्योरेंस आपको करवाना चाहिए था, अगर आप उतने का इंश्योरेंस नहीं करवाते हो तो बीमा कंपनी पूरी राशि की क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। वो वहाँ पे एक खास तरह का वाक्यांश अप्लाई करेगी, उस वाक्यांश को औसत वाक्यांश कहते हैं, एवरेज क्लॉज कहते हैं। अच्छा, जिस अवधि के लिए पॉलिसी ली जाती है उस अवधि को क्षतिपूर्ति अवधि कहते हैं। मतलब आपको लगता है कि व्यापार 5 महीने में संभल जाएगा,
तो 5 महीने क्षतिपूर्ति अवधि हो गई। आपको लगता है व्यापार 12 महीने में संभलेगा तो आप पॉलिसी लेते समय 12 महीने ले लो। ये ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा अवधि की पॉलिसी लोगे उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा। तो क्षतिपूर्ति, क्षति मतलब नुकसान, पूर्ति मतलब भरपाई। तो आप सोचो आपको क्या लगता है कि कितने महीने में आपका व्यापार संभल जाएगा। अच्छा, अगर एक पॉलिसी स्टॉक की हानि, अचल संपत्ति, लाभ की हानि, व्यय आदि को कवर करती हो, मतलब अगर एक ऐसी पॉलिसी हो, देखिए आग लगेगी तो माल जलेगा, उसके बाद व्यापार डिस्टर्ब होगा, उस दौरान हम प्रॉफिट गंवा देंगे। आग लगने के दिन फर्नीचर, बिल्डिंग, कॉपी किताब जल जाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अगर आप सबका एक साथ बीमा कराना चाहते हो तो आपको एक व्यापक बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपके कोर्स में डायरेक्ट नहीं है, बट ये थर्ड काइंड ऑफ पॉलिसी होती है, उसमें आपके सभी तरह के लॉस, दुख दर्द कवर हो जाते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी यानी सेकंड पॉलिसी कंसीडर्स नेट प्रॉफिट एंड डैश डैश टाइप ऑफ एक्सपेंस। तो हम तो याद करके जाएंगे घर से कि जो सेकंड तरह की पॉलिसी है उसको लेते समय नेट प्रॉफिट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। आप कॉस्टिंग कभी पढ़े होंगे तो खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड खर्चे और एक होते हैं वेरिएबल खर्चे, ठीक है। जो खर्चे सेल होने पे होते हैं, सेल नहीं होगी तो नहीं होंगे, वो खर्चे वेरिएबल होंगे। सेल होगी तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। और कुछ खर्चे फिक्स होंगे कि चाहे सेल हो चाहे नहीं हो, वो खर्चे तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराते समय हमेशा उन खर्चों का बीमा करा लेना चाहिए जो खर्चे बंद नहीं होंगे। तो एक तो आपको नेट प्रॉफिट का और एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को जगह स्टैंडिंग वर्ड भी यूज़ कर सकता है, स्टैंडिंग चार्जेस, चार्जेस यानी एक्सपेंसेस, ठीक है। और अग्नि बीमा पॉलिसी में जब न्यून बीमा होता है तो औसत वाक्य शामिल करने के कारण एक बीमित क्या बन जाता है, तो वो सह बीमाकर्ता बन जाता है। अगर मैं आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझाऊं तो सपोज़ करो आपने 1 लाख का बीमा करवाया जबकि आपको बीमा 2 लाख का कराना चाहिए था, यानी आपने आधा बीमा करवाया। ये समझो ये आप हो व्यापारी, ये आप हो और ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अब आपने कहा सर मेरे को 60,000 का नुकसान हो गया, तो बीमा कंपनी ये कैलकुलेशन करके 30,000 रुपये दे देगी। इसका मतलब 30,000 रुपये तो बीमा कंपनी ने भुगत लिए, बाकी के 30,000 रुपये आपको भुगतने पड़े। तो जब दो लोग बीमा की हानि को भुगतते हैं ना तो उनको सह बीमा करता बोलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में आप दो बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ए से भी करवा लो, बी से भी करा लो, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, को इंश्योरर कहलाएंगे। तो जब आप डेढ़ उशारी करते हो ना, डेढ़ उशारी का मतलब है प्रीमियम बचाने के चक्कर में आप आधे अमाउंट का बीमा कराते हो, 80% अमाउंट का बीमा कराते हो। तो जितना बीमा आप नहीं कराते हो एक तरह से उतनी रिस्क आपके ऊपर आ जाती है। तो कुछ रिस्क बीमा कंपनी पे होती है, कुछ रिस्क आपके ऊपर आ जाती है। तो आप एक तरह से सह बीमाकर्ता बन जाते हैं, को इंश्योरर बन जाते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अपन अब अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। चलो एक बार के लिए हो गया है, बाकी तो आप देख लेना। और तो अब अपन बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है। देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, बाकी तो नोट्स मैं दे ही दूंगा। देखिए अकाउंट्स बनाने का एक तरीका है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो अपन ने पहले मैराथन लेक्चर में डिस्कस किया कि पहले अपन जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ताकि हमें अपना प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे। लेकिन वो एक खर्चीला मेथड है ना। डबल एंट्री सिस्टम में इतना सिस्टमैटिक अकाउंट रखने का मतलब है अच्छा खासा पैसा खर्च होना। भारत में अधिकांश व्यापारी छोटे व्यापारी हैं, ठीक है। तो वो में से अधिकांश व्यापारी सिंगल एंट्री सिस्टम रखते हैं। सरल शब्दों में आधे अधूरे खाते बनाते हैं, सिस्टमैटिक खाते नहीं बनाते, हिसाब रखते हैं लेकिन अपने ही मनमाने तरीके से रखते हैं। वो मनमाना तरीका है सिंगल एंट्री सिस्टम, अपूर्ण लेखे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं। मेनली उनका ध्यान होता है एक तो वो कैश अकाउंट बनाते हैं ताकि कैश का हिसाब मैच हो जाए, और एक जिन लोगों से उनको लेने देने हैं पैसे, जिनसे लेने हैं जिनको देने हैं, उनके अकाउंट वो मेनली मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए वो देखते हैं बैंक में से पासबुक है ही ना, ठीक है, या बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लेंगे, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्यों ही लिखें। तो इसलिए मतलब ये खर्चे वर्चे क्यों ही लिखें। तो बहुत मतलब उनका बिल्कुल मनमाना बिहेवियर होता है। यहाँ तक कि कुछ कहीं ट्रांजैक्शंस को वो पूरी तरह से रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस को वो आधा रिकॉर्ड करते हैं यानी एक पक्ष रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन को तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इस तरह का मिक्सिंग सिस्टम होता है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। अब
इसमें क्या होता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से नहीं बना सकते, अपने प्रॉफिट लॉस आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि यार ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों अपना रहे हैं, जब इतने आप बता रहे हो गड़बड़ है, प्रॉफिट लॉस का पता चलता नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता नहीं, तो ये क्यों अपनाया जा रहा है। एक तो ये सिंपल है, देखो डबल एंट्री सिस्टम के लिए आपको थोड़ा कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए, DRCR का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो भी वो बिज़नेस कर लेते हैं, तो भी वो हिसाब मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम ईजी है। उनको पता रहता है क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ नोट करना ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो एक सिंपल मेथड है। दूसरा क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम समय लगता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में तो ये बनाओ, फिर उसके बाद वो बनाओ, फिर ये बनाओ एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। लेस एक्सपेंसिव, ऑब्वियस सी बात है, आपको इतने नंबर ऑफ बुक्स रखने ही नहीं पड़ेंगे। वहाँ तो अपने पढ़ा था जनरल जब बड़ा हो जाता है तो हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, 8-8 तरह की बुक्स बनाते हैं, 3-3 तरह के लेजर बनाते हैं, इतना यहाँ झंझट ही नहीं है तो ये लेस एक्सपेंसिव है, फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई कपड़े का दुकानदार अपनी तरह से अकाउंटिंग करे, साइकिल का दुकानदार, रेडियो का दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर, हर कोई अपने अपने हिसाब से भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और कुछ दिक्कतें, ये कह रहा है कि अगर जब आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के इतने गुण गा दिए कि इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाता है, क्या उससे कोई प्रैक्टिकल दिक्कतें आती है? बहुत दिक्कत आती है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक तो सबसे पहले एक्यूरेसी मिसिंग है, इसके अंदर लेखांकन में शुद्धता होती ही नहीं है, आधे अधूरे तो सौदे हैं, आधे याद नहीं है, तो एक्यूरेसी होती ही नहीं है। इससे धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं छोटा व्यापारी, पर मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है, लेकिन उसके बाद 2-3 लोगों की टीम तो है ही है, तो उनको भी पता है कि सेठ जी ढंग से तो प्रॉपर हिसाब रखते ही नहीं है, तो वो धोखाधड़ी कर सकते हैं, सेल का पैसा दबा सकते हैं, फालतू खर्चे दिखा सकते हैं, तो धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है, जो उसको आप बोल रहे हैं आसान सिस्टम है, सस्ता सिस्टम है, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट लॉस निकलेगा नहीं, और अगर आप निकाल भी लोगे तो वो एक्यूरेट है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, तो शुद्ध लाभ हानि आप नहीं निकाल सकते। एक और बात है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो का भी सही अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, उसमें तो क्या होता है, आप एक सिस्टमेटिक बैलेंस शीट बना पाते हो, इसमें आप बैलेंस शीट का एक ऑल्टरनेटिव होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें आपका एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार होगा, ये ऑलमोस्ट बैलेंस शीट जैसा होता है, लेकिन ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं होती है, ये इधर उधर की जानकारी से बनाते हैं, तो आपको अपनी बहुत सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लग पाएगी। सॉरी, थोड़ा गले में खराश हो रही है। इसके बाद है तुलना करने में कठिनाई। भाई आपने आंकड़े ढंग से तो बनाए हैं नहीं, तो आप इसको लास्ट ईयर भी आपका हिसाब अंटे शंटी था, इस साल भी हिसाब आपका अंटे शंटी है, तो आप लास्ट ईयर से इस साल खुद को कंपेयर नहीं कर पाओगे, ना ही इंडस्ट्री की बाकी फर्मों के साथ आप खुद को कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि वो तो सिस्टमेटिक अकाउंट रख रहे हैं, आपका अलग ही ढंग चल रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाते हो कि आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। इसको टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं, कर अधिकारी, जैसे GST ऑफिसर का आपके यहाँ छापा पड़ गया, या IT ऑफिसर की रेड बढ़ गई, तो आपके इन खातों को कोई नहीं मानेगा। हालांकि आप छोटे व्यापारी हो, चांस कम है, लेकिन अगर बड़ा व्यापारी भी मान लीजिए कोई है और इस तरह से मनमाने ढंग से अकाउंटिंग रख रहा है, और बाद में वहाँ से टैक्स अथॉरिटीज़ आए, तो वो आपके इन खातों को नहीं मानेंगे। अगर कोर्ट के अंदर भी आपके इन खातों को पेश करोगे, तो इन खातों को कोई महत्व नहीं दिएगा, वहाँ पे इसको एविडेंस के तौर पे माना ही नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको फ़ंड जुटाने वगैरह में भी दिक्कत आएगी। आप बड़े होंगे या व्यापार करेंगे तो समझेंगे कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, तो वो आपको बोलेंगे भाई 3 साल का इनकम स्टेटमेंट लेके आओ, 3 साल की बैलेंस शीट लेके आओ, 3 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको डबल एंट्री सिस्टम से ही खाते प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये आपका जो मनमाना तरीका है, इस तरीके से वो आपको लोन वगैरह नहीं देंगे, या क्रेडिटर्स वगैरह भी आपके खातों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो इनकम्प्लीट सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं। अब अपन बात करते हैं कि चलो यही सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो क्या इस सिस्टम से प्रॉफिट नहीं बता सकते? बता तो सकते हैं। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक तरीका है कैपिटल कंपैरिजन। कैपिटल को कंपेयर करने का मतलब है, आप ये देखो, पहले आपकी कैपिटल कितनी थी, माना 2 लाख, अभी आपकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख, तो इन दोनों का जो अंतर है वो से 1 लाख को प्रॉफिट मान लिया जाएगा। मान लो 2 ही चीज़ें हैं, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो उनका जो अंतर होता है उसे प्रॉफिट मान लिया जाता है। तो एक तो होता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और एक मेथड ऐसा होता है
कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम को एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम में बदलो और अपने फाइनल अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकालो। तो यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने जो भी किया, वापस आप अपनी मेन चरण में जाओ डबल एंट्री सिस्टम के, उसमें अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट करो, डबल एंट्री सिस्टम को अडेप्ट करो, उस तरह से अपने प्रॉफिट निकालो। अपने यहाँ तो MCQ आने हैं, तो ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी माया वो नहीं पूछेगा। अपन कैपिटल कंपैरिजन करने के लिए मैं एक फॉर्मूला जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाले फर्स्ट मैराथन वीडियो में बताया था, एक बार मैं फिर बताता हूँ। आपकी आज की जो कैपिटल होती है ना, आज की कैपिटल, लेटेस्ट कैपिटल, उसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है पहले से। आप ये देखा करो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, यानी आपने शुरू में कितने पैसे लगाए, आपने एडिशनल कैपिटल लगाई क्या, वो ले लो, प्रॉफिट को जोड़ो और ड्राइंग को लेस करोगे तो आपकी आज की कैपिटल आ जाएगी। सर वापस बोलो, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को जोड़ो, प्रॉफिट को जोड़ो और ड्राइंग को लेस करो तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत कस के आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले में 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें हैं। तो इस फॉर्मूले से आपके 5 फॉर्मूले बन सकते हैं घुमा फिरा के, 5, और अगर थोड़े और घुमाओगे तो 8-10 फॉर्मूले भी बन सकते हैं। फंडा ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, इन 5 में से जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो उसे आप x मान लो और बाकी की 4 आइटमों को पुट कर दो, x वाली आइटम आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और इससे आप एक बार लिख लेना और तरह तरह के फॉर्मूले बनाना। जैसे अगर मैं आपको इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के प्रॉफिट का फॉर्मूला देना चाहूँ तो प्रॉफिट कहाँ पे है, राइट हैंड पे है। अब इधर के लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिखा। अब ओपनिंग कैपिटल इधर गया तो माइनस हो गया, एडिशनल कैपिटल इधर गया तो माइनस हो गया, और ड्राइंग इधर गया तो प्लस हो गया। तो इस तरह से मैंने घुमा फिरा के प्रॉफिट का फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला मैंने क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करो ओपनिंग कैपिटल, माइनस करो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग को प्लस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे आप घुमा फिरा के 5 फॉर्मूले बना लो, आपको इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आ जाएंगे। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। शुरू में गणेश गुप्ता की कैपिटल 70,000 थी, उसने वर्ष के दौरान 20,000 का लाभ कमाया, उसने पर्सनल यूज़ के लिए 7,000 निकाले, उसने अपने पत्नी के गहने 20,000 में बेचे तथा उस राशि को व्यापार में लगा दिया। तो बताओ वर्ष के अंत में उसकी पूंजी क्या है। तो एक आसान क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछा गया है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल लेनी है, एडिशनल कैपिटल लेनी है, प्रॉफिट अर्नड लेना है और ड्राइंग को माइनस करना है। इसकी जो शुरू में कैपिटल थी गणेश गुप्ता की वो थी 70,000 रुपये। इसने व्यापार में 20,000 रुपये और लगाए, चाहे उसने क्या बेचा, पत्नी के गहने बेचे, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली उसने व्यापार में और पैसे लगाए। इसके अलावा बता रहे हैं कि उसने 20,000 लाभ कमाया, वो भी जोड़ देंगे, और उसने व्यापार में से 7,000 रुपये निकाले। तो 70, 90, 110, 7 गए तो 103। तो इसका जो आज का कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, वो कहलाएगा 1,03,000 रुपये। आज के दिन इसकी कैपिटल है 1,03,000 रुपये। ठीक है, अच्छा 70, 90, 110, 110 में से 7 गया तो 103 है तो होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आपको ओपनिंग कैपिटल बता रखी है, ड्राइंग बता रखी है, कैपिटल जो ऐड किया है वर्ष के दौरान वो बता रखा है, क्लोजिंग कैपिटल बता रखी है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है। आप कहेंगे सर प्रॉफिट का फॉर्मूला, मैं तो कहूँ प्रॉफिट का फॉर्मूला आप याद ही मत करो, आप यही फॉर्मूला लिखो, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब आप फिगर भरते जाओ। आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, भर दो, ड्राइंग पता है, लिख दो, एडिशनल कैपिटल पता है, लिख दो, प्रॉफिट मिसिंग है तो या तो प्रॉफिट लिख दो या एक्स लिख दो, और क्लोजिंग कैपिटल पता है वो भर दो। यानी 5 में से आपको 4 फिगर दे दिए, प्रॉफिट मिसिंग कर दिया। अब आप क्या करो, 60 को 60 और 10 70, 70 में से 5 गया 65, तो ये हो गया आपका 65,000। प्रॉफिट को इसी तरफ रहने दो, ठीक है, राइट हैंड पे रहने दो, और 65 को इधर लाके घुमा के माइनस कर दो। 90 में से 65 लगे तो 25,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम में और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या अंतर होता है, प्रणाली। तो डबल एंट्री सिस्टम फुल्ली साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, कोई इफ बट क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक मेथड। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये तो आपका अंट शंट देसी विधि है आपकी ये। ठीक है, अच्छा अभिलेखन। जब डबल एंट्री सिस्टम
को हम अपनाते हैं तो हम गैप्स को फॉलो करते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, नियम कायदे से चलते हैं। इसमें जो आप करते हैं, इसमें आप बिज़नेस की साइज़ देखते हैं, बिज़नेस की ज़रूरत देखते हैं, बिज़नेस की कंडीशंस देखते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कैसे मुझे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। लाभ हानि का ज्ञान इसमें आपको एक्यूरेट पता लगेगा, इसमें आपको एक्यूरेट लाभ हानि पता नहीं चलेगा। शुद्धता इसमें आपको एक्यूरेट मिलेगी, इसमें आपको एक्यूरेट शुद्धता नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसमें आपको आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान होगा, इसमें आर्थिक स्थिति का आपको कच्चा पक्का ज्ञान होगा। पक्ष, चूँकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है तो इसमें आपका DRCR होगा। इसमें आपकी मनमर्जी नहीं होती है, कभी आप एंट्री को लिख रहे हो, कभी नहीं लिख रहे हो, आधा अधूरा लिख रहे हो, तो इसमें कोई दोनों पक्ष हर बार नहीं होते हैं। खातों का क्षेत्र, इसमें आपके हर तरह के पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों तरह के खाते खोले जाते हैं। इसमें ये लोग अधिकतर देखा गया है कि केवल पर्सनल खाते खोलते हैं, लेने देने को याद करने के लिए पर्सनल खाते खोलते हैं और केवल कैश खाता मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ही कम खाते बनाते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में सभी तरह के खाते बनते हैं। ठीक है, इसमें सभी तरह के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। व्यवहार मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, और लेन देनों का जो परिणाम होता है उसको घटना बोलते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शन को लिखा जाते हैं और जो भी इवेंट यानी नतीजे होते हैं उनको भी लिखा जाता है। इसमें आप मन मर्जी से लिखे करते हो, ठीक है, कुछ भी आप एंट्री कर रहे होते हैं। मान्यता, इसे समाज मान्यता देता है, सरकार मान्यता देती है, न्यायालय मान्यता देता है, कर अधिकारी मान्यता देते हैं, इनको कोई नहीं मानता। ये कहीं पे भी आप रख लो हिसाब, लेकिन कहीं प्रूफ देने की बात आई तो उनको एज अ प्रूफ नहीं माना जाता। एडजस्टमेंट, ये सिस्टमेटिक सिस्टम है, इसमें पहले ही सारी अकाउंटिंग ढंग से की जाती है, अगर कुछ रह भी गया तो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, हमने सीखा था, तो एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं। इसमें तो क्या है, इसमें अकाउंट्स ही ढंग के नहीं है तो एडजस्टमेंट तो क्या ही करेंगे। उपयोग, बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं कंपनीज़ में तो ये कंपलसरी है। एकाकी व्यापारी तो फिर भी डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम अपना सकता है, कंपनीज तो डबल एंट्री सिस्टम को ही अपनाती हैं। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये छोटे व्यापारियों के लिए है, या कहें एकाकी व्यापारियों के लिए होता है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का पहला तरीका होता है कैपिटल कंपैरिजन, जिसको मैंने थोड़ा समझाया। दूसरा तरीका होता है कि प्रॉपर अकाउंट्स आप बनाएं। तो अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम पे आ जाओगे, प्रॉपर अकाउंट्स बनाओगे, तो भी आप अपने प्रॉफिट लॉस या मिसिंग फिगर्स निकाल सकते हो। अब देखिए, लंबे क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। 4-5 ट्रांजेक्शन देख के ये आपसे मिसिंग फिगर पूछेगा। कभी हो सकता है वो सेल का फिगर पूछ ले, कभी स्टॉक का फिगर पूछ ले, कभी डेटर्स का फिगर, कभी क्रेडिटर्स का फिगर, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए कुछ आपको बेसिक जनरल एंट्रीज की जानकारी होनी चाहिए जो आपने सीख रखी हैं, है ना। पर मैं एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कराऊंगा। इसे आप जनरल के रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं, और इससे आप मिसिंग फिगर को निकाल पाने का नॉलेज भी आपको आ जाएगा। तो जब वैसे ही आप सोचिएगा, एक बार के लिए आप चाहें तो राइट हैंड को छुपा लीजिए। जब हम उधार बिक्री करते हैं तो क्या होता है, उधार बिक्री करते हैं तो सेल्स होता है, सेल्स CR होता है, तो एंट्री होती है डेटर टू सेल। ठीक है, या तो हमें आदमी का नाम पता हो कि हमने किस पर्सन को सेल किया, तो उस पर्सन का नाम टू सेल लिखते हैं। लेकिन मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चनों में अगर उधार बिक्री करेंगे तो जिसको हम उधार बेचेंगे वो हमारा डेटर बन जाएगा, तो एंट्री बनेगी डेटर टू सेल। जब हमें देनदारों से पैसा मिलता है, यानी डेटर से हमें पैसा मिलता है, तो कैश आता है, तो कैश हो जाएगा DR और डेटर हो जाएगा CR, तो एंट्री पड़ेंगी कैश टू डेटर। ठीक है, जब विक्रय वापसी होती है तो सेल CR होता है और सेल्स रिटर्न DR होता है, तो सेल्स रिटर्न DR होगा, और सेल कहाँ से रिटर्न होगा, डेटर से, तो एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न टू डेटर। ठीक है, और एक ऐसे ही जोड़ने के लिए बताऊं, तब हम उस सामने वाले को क्रेडिट नोट इशू करते हैं, है ना। जब हम उसको सेल करते हैं तब तो हम उसको DR करते हैं। सेल रिटर्न में हमें उसे क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट करने के पर्पज़ से हम उसे क्रेडिट नोट इशू करते हैं। वो हमें डेबिट नोट इशू करेगा, हम उसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपका पैसा डूब जाएगा तो नुकसान होगा, तो बैड डेट्स को DR करेंगे, एंट्री बनेगी बैड डेट्स टू डेटर। अगर हम देनदारों को डिस्काउंट देंगे तो हम अपना पैसा छोड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा या खर्चा होगा, तो डिस्काउंट अलाउड DR होगा, एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। जब हमें उनसे BR मिलते हैं, बिल रिसीवेबल मिलते हैं, तो BR एंट्री होती है BR टू डेटर। कि सर ये एंट्री आप क्यों बता रहे हो, ये एंट्री मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे
तो एंट्रीज के बेस पे खाता बना के आप मिसिंग फिगर को निकालोगे, तब ये आपको काम आएगा। तो इसमें से कोई सी भी एंट्री आ सकती है, दैट्स वाई इसे जनरल के रिवीजन की तरह भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के पर्पज से है। अच्छा, अगर बी आर डिसऑनर हो गया, तो मतलब किसी से हमें बी आर मिला था लेकिन आगे जाके वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब हमें समय पे पैसे नहीं मिला, तो आपको ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करना है। पहले आपने लिखा था बी आर टू डेटर, अब आपको रिवर्स करना है डेटर टू बी आर। चेक अनादरित हो गया, तो सपोज कीजिए जब हमें चेक मिला था, जब हमें चेक मिलता है तब हम एंट्री करते हैं बैंक टू डेटर, बैंक डी आर टू डेटर। अगर वो डिसऑनर हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री पास होगी डेटर टू बैंक। तो ये दोनों एंट्री है, आपको याद करनी है। देनदारों से वसूल किया गया ब्याज, अगर हम डेटर से ब्याज वसूल करते हैं तो ये इनकम है। इंटरेस्ट को सी आर करेंगे, डेटर को डी आर, डेटर टू इंटरेस्ट। ठीक है। अगर किसी वजह से हम डेटर को पैसे वापस कर देते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, पर अगर गलती से हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए तो हम उसको वापस कर देंगे, तो कैश गया, एंट्री होगी डेटर टू कैश। और एक ख़ास तरह की एंट्री होती है जब हम डेटर्स को क्रेडिटर में ट्रांसफ़र करते हैं या क्रेडिटर्स को डेटर में ट्रांसफ़र करते हैं, म्यूचुअल डेट आपस में लेने देने होते हैं, तो एक खास तरह की एंट्री आपको रट्टा लगानी है, क्रेडिटर टू डेटर। ठीक है। ये मैंने कुछ एंट्री आपको डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मोस्ट चांसेस हैं अगर इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्वेश्चन बना तो डेटर से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे के मिसिंग फिगर निकलवाएगा, या हो सकता है क्रेडिटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दे, तो कुछ वो वाली बातें भी देख लीजिए। जब हम उधार खरीदते हैं तो परचेज डी आर होता है, एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिनसे हम माल खरीदते हैं, दे बिकम्स क्रेडिटर, तो एंट्री बनती है परचेज टू क्रेडिटर, हिंदी में बोलते हैं लेनदार। जब हम लेनदारों को भुगतान करेंगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो नीचे आएगा, कैश आता है तो ऊपर और कैश जाता है तो नीचे, तो कैश आएगा नीचे, एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू कैश। जब हम क्रय वापसी करेंगे तो परचेज डी आर हुआ था, तो परचेज रिटर्न सी आर होता है, तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। बिल पेबल, अगर हम बिल पेबल देते हैं यानी हम साइन करके उसको बीपी देते हैं, तो बिल पेबल जाएगा क्रेडिटर के पास, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू बीपी। अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमें फ़ायदा होगा, डिस्काउंट रिसीव नीचे आएगा, एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। अगर हमें क्रेडिटर से पैसे वापस मिलते हैं, जनरली मिलते नहीं है, पर अगर पैसे मिलते हैं तो कैश आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू क्रेडिटर। अगर हमने जो बीपी दिए थे वो बीपी डिसऑनर हो गए तो रिवर्स एंट्री होगी, पहले हमने बीपी को सी आर किया था, अब अपन बीपी को डी आर करेंगे, एंट्री बनेगी बीपी टू क्रेडिटर। अच्छा, अगर हमने क्रेडिटर को चेक दिया था, तो पहले जब हमने चेक दिया था तो बैंक बैलेंस नीचे गया था, तो पहले चेक देने पे तो एंट्री होती है क्रेडिटर टू बैंक। अगर वो चेक डिसऑनर हो गया है तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है बैंक टू क्रेडिटर। ये चेक देने की एंट्री है, ये रिवर्स होने की एंट्री है। और अगर परचेज लेजर, मतलब ये वाली एंट्री तो बहुत खास सिचुएशन है जब हमारे पास एक से ज़्यादा लेजर हो, एक हमारे पास डेटर की लेजर हो, एक हमारे पास क्रेडिटर की लेजर हो, एक हमारे पास जनरल लेजर हो। तो अगर मान लीजिए एक आदमी एक्स नाम का डेटर लेजर में भी मौजूद है और क्रेडिटर लेजर में भी मौजूद है, तो उसको इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं छोटे अमाउंट से, म्यूचुअल डेट बोलते हैं उसको, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर टू डेटर। ये मतलब उधर भी काम आई, इधर भी काम आई। कुछ और एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जब हम नकद सेल करते हैं तो कैश आता है, एंट्री बनती है कैश टू सेल। जब हमारा डूबा हुआ पैसा मिल जाता है, ये बातें आपको जब भी मैं अभी थोड़ी देर बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताऊंगा ना, वहाँ पे भी काम आएंगी। कैसे काम आएंगी? रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सही क्या है और गलत क्या किया, और फिर अब क्या करें। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैं सबसे लास्ट में लूँगा, क्योंकि आप एरर को तभी रेक्टिफाई कर पाएंगे जब आपको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज हो गई हो, तब जाके अपन उस एरर को समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए भी मैं करा रहा हूँ, तो आप इसे फालतू मत समझिए। बाकी तो आपकी इच्छा है, समय कम है, तो आप कितना स्किप करते हैं, कितना देखते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। आई एम नोबडी टू से कि भाई ये देखो या ये मत देखो। जब हम नकद बिक्री करते हैं तो कैश टू सेल। जब हमारा डूबा हुआ पैसा मिलता है, तो जैसे हमें डूबा हुआ पैसा राजेश से मिला, तो अकाउंट्स में याद रखिएगा, अगर डूबा हुआ पैसा राजेश से मिला तो हम राजेश को सी आर नहीं करते, हम बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को सी आर करते हैं। अच्छा, अगर जब हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, कि हम क्यों करते हैं, अगर हमारा पैसा डूबने वाला है, ऐसे हमें सिम्टम्स लग रहे हैं उसकी हरकतें देखकर, तो हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं PBD। और उसको क्रिएट करते हैं तो कहाँ से क्रिएट करते हैं? P&L से, उससे हमें लॉस होता है, तो एंट्री बनेगी P&L टू PBD। इसी तरह
BR का अगर हमें भुगतान मिलता है तो कैश आएगा, मतलब किसी ने पहले हमें बिल दिया था, 3 महीने का समय लिया था, अब 3 महीने के बाद उसने पैसे दे दिए, यानी BR मैच्योर हो गया, तो कैश आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू BR। इसी तरह से अगर आप BR का पैसा तुरंत बैंक से उठा लेते हो, BR हमें मिला, उसने हमें 3 महीने बोला, हमसे 3 महीने का वेट नहीं हुआ तो हमने पैसा बैंक से उठा लिया, तो हमारे खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा, उसको बोलते हैं बिल की डिस्काउंटिंग करना, बैंक डिस्काउंट टू BR। ये एंट्री होती है, जैसे 1 लाख का बिल था और हमने 98,000 में उसको छुड़ा लिया, तो 98,000 हमारे खाते में आ गए और 2,000 का हमें नुकसान हो गया। इसी तरह से BR का बेचान कर दिया, अगर हमारे पास BR आए थे तो हमने अपने पास रखने के बजाय वो क्रेडिटर्स को दे दिए, तो उसको बोलते हैं BR का बेचान करना, तो BR चला जाएगा, एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू BR। इसी तरह से अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं, ऐसा इरादा हम रखते हैं, या ऐसी हमें लगता है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा तो नुकसान होगा, तो P&L को DR करेंगे और PDD प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को DR करेंगे। तो फ्यूचर में जो लॉस हो सकते हैं, फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकता है, डिस्काउंट देना पड़ सकता है, उन सब की भी हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। ऐसा रूढ़िवादिता की परंपरा की वजह से होता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। ठीक है। नकद क्रय, नकद क्रय, अगर जब हम नकद माल खरीदेंगे तो हमारा कैश जाएगा, एंट्री होगी परचेज टू कैश। BP का भुगतान, अगर हम BP का भुगतान करते हैं तो भी हमारा कैश जाएगा, पहले हमने BP दिया, कहा कि भाई 2 महीने बाद पैसे दे देंगे, जब हम पैसे दे देंगे तो कैश जाएगा, BP आ जाएगा, तो एंट्री बनेगी BP टू कैश। अगर हम फिक्स एसेट्स को बेचते हैं तो हमारे खाते में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR होगा और फिक्स एसेट्स नीचे आएगा, कैश भी मिल सकता है। और अगर हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो हमारा कैश जाएगा, तो कैश नीचे आएगा, या बैंक बैलेंस नीचे आएगा, तो कैश या बैंक नीचे आएगा, फिक्स एसेट्स ऊपर आएगा। फिक्स एसेट मतलब मशीन बिल्डिंग वगैरह वगैरह। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर MCQ लगाएंगे। सपोज करो कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपके डेटर्स की ओपनिंग राशि 26,000 थी, डेटर से हमें 70,000 प्राप्त हुए, बट्टा हमने दिया, BR हमको मिले, बैड डेट्स हुए, देनदारों का अंतिम शेष है, तो ये बोलता है उधार बिक्री ज्ञात करो। सोचो ये क्वेश्चन आपका आ गया, सपोज कीजिए, नीचे बस चॉइस मिल जाएगी, क्वेश्चन तो यही है। अब आपको उधार बिक्री निकालनी है, तो आप सोचो उधार आप किसको बेचते हो, डेटर को, ठीक है ना। तो उधार बिक्री का पता आपको चलेगा डेटर खाता बनाकर, लेकिन आप डेटर का खाता बनाओगे कैसे, डेटर का खाता आप बनाओगे एंट्रीज बनाकर। तो अगर आपको एंट्रीज आती होगी तो आप खाता बनाओगे, खाता बनाओगे तो मिसिंग फिगर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी मैं बताऊँ आपको, जैसे आपको डेटर से पैसा मिला तो एंट्री, पैसा आया तो एंट्री बनेगी कैश टू डेटर। जैसे आपने देनदारों को बट्टा दिया तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। आपको BR मिले तो एंट्री होगी BR टू डेटर, और बैड डेट्स हो गया तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स टू डेटर। अब आप क्या करोगे, ये सारी जो एंट्रियाँ हुई ना, जैसे आप देखो पहली एंट्री में क्या है, डेटर CR में है तो आप उसको CR में जाके पोस्ट करोगे। दूसरी एंट्री में डेटर CR में है तो आप CR में जाके पोस्ट करोगे बाय डिस्काउंट। तीसरी एंट्री में भी डेटर CR है तो CR में जाके पोस्ट करोगे बाय BR। और चौथी एंट्री में भी डेटर CR है। इन चारों एंट्रीज़ में से पहली एंट्री में 2 खाते हैं, लेकिन मैं दोनों खाते नहीं बना रहा, मैं कल डेटर का खाता बना रहा हूँ। तो डेटर खाते, चारों ही एंट्री में डेटर खाता CR है तो सब ये CR में गए। अच्छा, डेटर का जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है, मतलब साल जब शुरू हुआ, जब क्वेश्चन शुरू हुआ तब 26,000 बाकी चल रहे थे, तो डेटर का DI नेचर होता था, है ये बात हमने ट्रायल बैलेंस में सीख रखी है, तो इसको अपन ने स्टार्टिंग में लिखा। ठीक है, तो हमने सारे फिगर ठिकाने लगा दिए, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है आपको। तो ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं बाय बैलेंस CD, है ना। तो ये सारी सेट हो गई। 4 कोने होते हैं, 1 2 3, जैसे इसको भी बोलते हैं 1 2 3 और 4। तो आपके 3 कोने सेट हो गए, पहला दूसरा, मतलब पहला ये वाला और ये वाला सेट हो गया। आपका इधर आ रहा है 1,56,000 रुपये, तो इधर 1,56,000 में से 26,000 हटाओगे तो 1,30,000 रुपये आएगा। ये सेल का फिगर है। अब आप कहोगे सर ये सेल का फिगर है, कैसे मान लें? इसको मैं अगर कॉन्सेप्चुअली बताऊं कि आपको डेटर से पैसे मिले तो क्यों मिले होंगे, आपने सेल किया होगा तभी तो पैसे मिले। आपको सेल्स नकद पैसे मिले, आपको BR मिला, अभी भी डेटर के ऊपर पैसा आपका बाकी चल रहा है, कुल आपका 156,000 उनसे वसूल हुआ। आपको उनसे 156,000 वसूल हुआ, जबकि पुराने तो आपके 26,000 ही बाकी थे। तो इसका मतलब है बाकी के पैसे इस साल की सेल की वजह से वसूल हुए। तो बस आपको ऐसे ही करना है, आपको एंट्रीज बना के, खाता बना के मिसिंग फिगर निकालना है। एक मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में भी हम आपसे सेल पूछिए तो आपको डेटर का खाता बनाना पड़ेगा।
डेटर का खाता बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको एंट्रीज बनानी पड़ेगी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, वो तो अपन टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD सेट कर देंगे। हमें 1.5 लाख रुपए मिला, 1.5 लाख मिला, इसकी एंट्री होगी कैश टू डेटर। हमने लेनदारों को डिस्काउंट दिया, इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट टू डेटर्स। फिर अपन इन एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। डेटर खाता CR है तो उसके CR में जाके पोस्ट करेंगे। यहाँ भी डेटर खाता CR है तो हम CR में जाके पोस्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस को अपनी जगह पे भरेंगे। यहाँ पे 2,20,000 का जोड़ हो रहा है तो जो गैप आ रहा है उसे सेल मानेंगे। अब मैं कुछ बच्चों को जो समझ पाएंगे उनको कॉन्सेप्चुअली बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 1.5 लाख रुपए हमें वसूल हुआ, 10,000 हमने छोड़ दिया, यानी 160 का हिसाब हो गया। 160 का हिसाब हो गया, 60 का हिसाब अभी होना है। तो 1,60,000 तो समझो हमको मिल गया और 60 अभी मिलेगा, तो हमारा टोटल बाकी कितना हुआ? टोटल बाकी हुआ 2,20,000। और 2,20,000 में से 50,000 तो है पुराना बाकी। 2 लाख आउट ऑफ 220,000, 50,000 तो है पुराना बाकी, तो बाकी 170,000 माना जाएगा इस साल का बाकी। ठीक है, इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब इस क्वेश्चन में जैसे थर्ड एक और बताता हूँ आपको। जैसे इस क्वेश्चन में परचेज़ की अमाउंट पूछी है, ठीक है, और कुल क्रय पूछा है। कुल क्रय पूछा है तो आपको इसमें से कैश परचेज निकालना पड़ेगा और क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज से आपका टोटल परचेज निकल जाएगा। अच्छा, क्रेडिटर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है बाय बैलेंस BD से। आपका जो पुराने क्रेडिटर हैं वो हैं 30,000 के और आपके जो नए क्रेडिटर हैं वो हैं 50,000 के। ठीक है, और क्रेडिटर्स को आपने 60,000 रुपये दिए हैं, तो जब हमने क्रेडिटर को पैसे दिए तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू कैश। क्रेडिटर टू कैश एंट्री बनेगी, तो यहाँ पे क्रेडिटर टू कैश। ठीक है, आपका ये वाला साइड का जोड़ हो गया 1,10,000 रुपया और इधर का जो गैप है वो हो गया 80,000 रुपये। इसका मतलब हमने 80,000 का परचेज़ किया होगा, क्योंकि हमने क्रेडिटर को भुगतान किया है ना, इसका मतलब हमने उनसे परचेज़ भी किया होगा, तो हमने 80,000 का परचेज़ किया होगा। तो इस खाते से आपको पता लगा कि हमने 80,000 का उधार परचेज़ किया है और 20,000 का क्वेश्चन में नकद परचेज़ दे रखा है, तो हमने कुल परचेज़ किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो कुल मिला के आप खाता बना के आराम से कर लेंगे। अब जल्दी से बस अपन कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि अपूर्ण लेखों में लाभों की गणना का सूत्र क्या है, तो अब 4 सूत्र दे रखे हैं, तो मैं आपको बताऊँ सूत्र। देखो, क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग होता है। इसी से मैंने कहा था आपको प्रॉफिट का सूत्र यूँ बन जाएगा कि प्रॉफिट को इस तरफ रखो, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इधर से ड्राइंग उधर रहेगा तो ड्राइंग प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो जो भी आपको ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे ना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग प्लस होना चाहिए, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग, हाँ ये वाला सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। क्लोजिंग कैपिटल में से विड्रॉल यानी ड्राइंग प्लस हो रहा है और एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल माइनस हो रहा है, ये सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो सेकंड। एक व्यापारी ने 1.5 लाख का नकद और 20,000 के स्टॉक से व्यापार शुरू किया। उसने वर्ष के दौरान 90,000 का माल खरीदा। वर्ष के अंत में स्टॉक 10,000 है, वो 20% लाभ कमाता है। सेल की राशि ज्ञात करो। कि सर अब सेल हम कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखो, अगर आपको सेल पता नहीं चल रही तो आप अपनी कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास शुरू में स्टॉक कितना था? शुरू में स्टॉक था 20,000 का। आपने परचेज कितने का किया? 90,000 का। आपके पास उसमें से कितना माल बच गया? 10,000 का। तो आपके माल की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। तो ये तो है माल की कॉस्ट वैल्यू। अब आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो दे रखी है 20%। 20% ऑन सेल। इसको 20% मतलब 1/5 हो गया। 20/100 करने पे 1/5 ऑन सेल वैल्यू। अगर 1/5 ऑन सेल वैल्यू है तो इसका मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट वैल्यू। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था 1/5 ऑन सेल वैल्यू यानी 1/4 ऑन कॉस्ट वैल्यू। तो आपको इसको कॉस्ट पे अप्लाई करना है 1/4। तो जैसे अप्लाई करोगे तो 25,000 आएगा। तो यानी 1 लाख का माल 25,000 का प्रॉफिट, यानी आपने माल को 1.25 लाख में बेचा है, तो आपका सेल 1.25 लाख का आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन में BR के बारे में दे रखा है। तो आपको BR अकाउंट बनाना आना चाहिए। BR असेट होता है, इसीलिए भी आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। BR का स्टार्टिंग बैलेंस लिखना है आपको यहाँ पे, BR का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पे। तो आपकी क्लोजिंग अमाउंट दे रखी है 24,000
और आपकी और प्रारंभिक अमाउंट इन्होंने आपसे लास्ट में पूछा है। और इसके अलावा आपको BR से जो पैसा मिला जिसकी एंट्री बनेगी कैश टू BR, आपको कैश टू BR करके 40,000 रुपये का एंट्री होगा। इसके अलावा डेटर से जो BR मिले हैं वो है 56,000, तो इसकी एंट्री बनेगी BR टू डेटर, ठीक है, 56,000 से। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। इसमें एंट्री कैश टू BR है, तो BR के अंदर बाय कैश आएगा, और इसके अंदर BR टू डेटर है, तो यानी BR डेबिट में है, तो यहाँ DR में पोस्टिंग होगी। आपके इधर CR की तरफ 40 और 24, यहाँ 64 का जोड़ हो गया, और 64 में से 56 लेस करोगे तो यहाँ 8,000 का फिगर हो गया। तो इनका स्टार्टिंग फिगर जो है वो 8,000 का होगा। इसीलिए बस मैं जस्ट ये कह रहा था बार बार आपको कि आपको खाते और एंट्रीज आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, वापस वही बात है। आपको अपनी कॉस्ट समझनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, बहुत ही फेमस टर्म होता है अकाउंट्स की दुनिया में। पहले आपको ये समझना होता है आपके पास पहले का माल कितना है, 15,000, आपने परचेज कितना किया, 95,000, आपका कुल माल कितने का है, 1,10,000 का। 1,10,000 में से कितना माल बच गया, 1,10,000 में से 29,000 का माल बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 81,000, 81,000 का माल आपने बेचा। अब ये समझने की ज़रूरत है कि वो माल हमने कितने में बेचा। तो हमारी प्रॉफिट रेट दे रखी है 10%, 10% ऑन सेल। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10, 1/10 ऑन सेल। 1/10 ऑन सेल मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट। लॉजिक इसका ये होता है कि 10 रुपये की सेल से अगर हमने 1 रुपये कमाया, 10 रुपये की सेल से अगर हमने 1 रुपये कमाया तो उसका कॉस्ट 9 रुपये रहा होगा, तो हमारा प्रॉफिट रेट है 1/9 ऑन कॉस्ट, 1/9 ऑन कॉस्ट। तो 81,000 का 1/9 निकालेंगे जो कि 9,000 आएगा, यानी 81,000 का माल 9,000 का प्रॉफिट लेकर अपन ने 90,000 में बेचा, तो हमारी सेल आ गई 90,000 रुपये। जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए बताऊँ, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। आपने क्या कहा था, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 10% ऑन सेल, तो 90,000 का 10% कितना होता है, 90,000 का 10% 9,000 होता है। तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। अगेन ये क्वेश्चन BR वाला है, वो तुम कर लोगे। अच्छा, जैसे अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, नुकसान दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, एडिशनल कैपिटल 30,000 है, प्रॉफिट की जगह इसमें नुकसान दे रखा है, तो आपको यहाँ नुकसान का फिगर भरना है माइनस करते हुए। प्रॉफिट होता तो प्लस करते हुए भरते, नुकसान है तो माइनस करते हुए। और आपकी ड्राइंग दे रखी है 20,000 की। कि सर आप क्या करेंगे, अब बस उल्टा पुल्टा कर दो। जैसे ये 40,000 इधर है, OC इधर है, 30 प्लस के हैं और 80 माइनस के हैं, तो ये हो गए माइनस के 50,000, ठीक है। और जैसे ही आप साइड चेंज करोगे तो माइनस का 50 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 50 हो जाएगा, तो 40 में 50 जुड़ के आपका 90,000 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कैपिटल मस्ट बी 90,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको सेल दे रखा है, सेल रिटर्न दे रखा है, इसीलिए पुरानी टर्म में या मैराथन वीडियो फर्स्ट देखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोले कि सर आप तो ना हमें ना केवल ये इनकम्प्लीट एंट्री वाला चैप्टर पढ़ा दो, तो इनकम्प्लीट एंट्री वाला डायरेक्ट कैसे बता दूँ, उसको यही नहीं पता लगेगा रिटर्न इनवर्ट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, सैलरी वगैरह क्या होता है। खैर, इस क्वेश्चन में आप गौर कीजिए, आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो अभी अपन ने थोड़ी देर वीडियो में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी सीखा, तो अगर आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप आराम से कर लेंगे। इधर आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, इधर आपका परचेज होता है जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करना होता है, CR में आपका सेल होता है जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना होता है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब आप सारी वैल्यूज़ भरते जाओ। आपको सेल दे रखी है 2 लाख की और रिटर्न वापस हो गया 20,000 का, तो आप नेट, मैं लिख रहा हूँ इसको नेट सेल बोलते हैं, 1,80,000 का नेट सेल हो गया। ओपनिंग स्टॉक आप 30,000 भर दो। सैलरी ट्रेडिंग के अंदर नहीं जाता है, तो कंफ्यूज करना चाहता है, नहीं जाता है। वेजेस जो होता है वो ट्रेडिंग के अंदर जाता है, और परचेज जो है वो ट्रेडिंग के अंदर जाता है, ठीक है। और आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 30%, और अब के बाद आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि 30% ऑन सेल है, तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन दिस। 180 का 30% अप्लाई कर दोगे तो 54,000 आ जाएगा। उसके बाद DR की जोड़ आ जाएगी 30, 150, 180, 190, 244, आपकी DR की जोड़ आ जाएगी,
और डी आर की जोड़ में से आप सी आर की जोड़ निकाल लोगे तो आपका स्टॉक का फिगर मिसिंग आ जाएगा। आपके पास ये तो माल आया, ये माल बिक गया, इसका मतलब ये माल बच गया, तो 64,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वापस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोला है, आपने अब बात कर ही ली है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आप निकाल ही लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसका एक और देख लो। इसमें आपकी टोटल सेल पूछी है। टोटल सेल का मतलब है आपको आपका उधार बिक्री निकालना है और आपका जो कैश में हुआ है वो वाला बिक्री निकालना है। उधार का बिक्री निकालने के लिए कभी पूछे कौन सा खाता बनता है, तो आपको डेटर खाता बनाना होता है। ठीक है, डेटर खाते में आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भरना है जो कि है 10,000 रुपये। यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस भरना है, वो नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कैश की एंट्री होती है कैश टू डेटर, कैश मिलने की एंट्री कैश टू डेटर होती है। अब मैंने यहाँ लिखी डायरेक्ट, तो किसी को हो सकता है समझ ना आए हो, मैंने एंट्री करके उसको यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट कर दिया। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स टू डेटर, तो यहाँ पे मैंने बैड डेट्स की एंट्री भी कर दी। ठीक है, तो यहाँ आपका जोड़ हो गया 135, यहाँ आपका गैप हो गया 125, यानी हमने 1.25 लाख का सेल किया होगा। क्योंकि हमें डेटर से पैसा मिला है तो ज़रूर हमने सेल किया होगा। तो 1.25 लाख की तो आपकी उधार सेल आ गई और 50,000 की आपकी नकद सेल आ गई, तो इसका मतलब आपकी टोटल सेल 175 की होगी। टोटल सेल आपकी 175,000 की है। बाकी सारे यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर। कम से कम इसमें से भी तय है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बीआरएस बेसिकली होता क्या है, देखिए आप जो हैं, आप यानी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कैश बुक मेंटेन करता है। मतलब हमारे जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपके ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होते हैं, बैंक भी हिसाब रखता है कि सर मतलब जैसे सपोज करो आपका नाम ए है और दूसरा सामने बी है और ए और बी के बीच में पैसे का लेन देन हो रहा है, कभी आप पैसे उसको देते हो, कभी बी आपको पैसे देता है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप एक हिसाब मेंटेन करोगे। जैसे ए हिसाब मेंटेन करेगा वैसे बी हिसाब मेंटेन करेगा। उसी तरह व्यापारी और बैंक के बीच में जो सौदे होते हैं, व्यापारी भी हिसाब मेंटेन करता है अपनी कैश बुक में और बैंक भी अपने पास हिसाब मेंटेन करता है। ठीक है, और बैंक उसी हिसाब को पासबुक के तौर पे प्रेजेंट करता है। तो सरल शब्दों में ये होता है कि हम भी हिसाब रखते हैं कैश बुक में और बैंक वाले भी हिसाब रखते हैं से पासबुक में। अगर वो दोनों मैच हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्यापारी ये कहता है कि 1 लाख बैंक में पड़ा है और बैंक भी ये मानता है कि हाँ आपका 1 लाख हमारे पास पड़ा है, ठीक है, हमारे यहाँ डेबिट पोजीशन है, उनके यहाँ क्रेडिट पोजीशन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पैसा आपके पास है, यानी हम असेट की तरह टोन में बात कर रहे हैं। सामने वाला भी एडमिट कर रहा है कि हाँ आपका पैसा हमारे पास अमानत के तौर पे 1 लाख रुपए पड़ा है। ये तो है मैचिंग की स्थिति। इस केस में जनरली बीआरएस की आवश्यकता नहीं होती। बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आवश्यकता तभी होती है 99% केसेस में जब हमारी बुक यानी कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो कुछ और है और पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है वो कुछ और है। इसे भी मैं टेक्निकली बता दूं, कैश बुक के अंदर कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। जब हम बीआरएस की बात कर रहे होते हैं तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे होते हैं, यानी हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम जो बैलेंस दिखाता है वही बैलेंस एज पर द पासबुक या एज पर द बैंक स्टेटमेंट या एज पर द बैंक स्लिप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मिसमैच है। तो मिसमैच है तो आप ये जानना चाहोगे मिसमैच क्यों है। तो जब आप रीज़न को ढूंढ लोगे, फिर बहुत देर मेहनत लगती है, जब आप रीज़न को ढूंढ लोगे उसके बाद आप उसे एक स्टेटमेंट में लिखोगे कि इस वजह से कैश बुक और पासबुक इज शोइंग डिफरेंट बैलेंस। वो जो स्टेटमेंट आप बनाओगे ना उसे बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसे बनाना ज़रूरी नहीं है पर ये आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। इसे कभी भी बनाया जा सकता है और इसे व्यापारी बनाता है, क्योंकि बैंक अपन मानते हैं कि बैंक तो सही अकाउंटिंग कर रहा है। बात यहाँ सही, कई बार अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बीआरएस जो बनाते हैं अपन, या यूं कहें उससे पहले कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस अराइज होता है वो ज़रूरी नहीं कि किसी गलती या फ्रॉड की वजह से हो। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि दोनों सही होते हुए भी दोनों डिफरेंट बैलेंस शो करते हैं। ऐसा होता है, मैं अभी आपको इसमें टॉपिक में बताऊंगा। तो ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि बैंक हमेशा सही होता है या कैश बुक हमेशा गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बात बस ये है कि इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच, अगर दोनों तरफ मिसमैच है तो हम देखते हैं कि भाई मिसमैच क्यों है
और क्यों है को जानने के बाद उसे अपन एक स्टेटमेंट में दर्ज कर लेते हैं। जहाँ तक MCQ क्वेश्चनों का सवाल है तो उनका पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपको एक तरफ का बैलेंस दे दिया जाता है, आपको जैसे कैश बुक का बैलेंस दे दिया तो आपको अदर साइड का बैलेंस पता करना है। इसे मैं है ना अजमेर शिमला कहता हूँ। सपोज करो आपको पता है कि एक तरफ अजमेर का टेम्परेचर है और एक तरफ शिमला का टेम्परेचर है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शिमला का टेम्परेचर 10 डिग्री माइनस रहता है। अब यहाँ पे आपको देखो बहुत बड़ा आसान लगेगा कि है ना शिमला का टेम्परेचर 10 डिग्री कम रहता है, तो अगर मैं कह दूं कि अजमेर में टेम्परेचर 27 डिग्री है तो बताओ शिमला का कितना होगा, तुम खट से बोल दोगे 17 डिग्री होगा, क्योंकि तुमने रिलेशन समझ लिया है। तो मैंने क्या पूछा, अजमेर में 27 डिग्री है तो अजमेर में क्या होगा, तो तुमने उसको कहा कि अजमेर में, तो मैं कह रहा था कि आपने अजमेर और शिमला में रिलेशन अगर एक बार समझ लिया तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आपका दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो प्लस माइनस फटाफट कर लेता है। जैसे अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं कि अजमेर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो शिमला का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे 10 कम है। तो इसके लिए आपने क्या किया, माइनस किया। तो MCQ सॉल्व करते समय जो थोड़ी देर बाद अपन करेंगे उसमें भी अपने को प्लस या माइनस करना होता है, लेकिन प्लस माइनस करने से पहले अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या, कि हम कहाँ से बैलेंस शुरू कर रहे हैं, यानी कौन सा बैलेंस हमें पता है और कौन सा बैलेंस हम पता करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको यूँ बोलूँ कि जैसे अजमेर में टेम्परेचर चल रहा है -10 डिग्री, ठीक है, अब अजमेर में चल रहा है -10 डिग्री, तो फिर शिमला में चलेगा -20 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे तो 10 कम चल रहा है। तो अब आपने एक तरह से उसको प्लस किया, -10 डिग्री -20 डिग्री, मतलब टेक्निकली मैथमेटिकली तो माइनस ही किया है, पर अगर प्लस माइनस के नियमों को इग्नोर समझते हुए करें तो आप ये देखिए कि बात ये है कि आपको रिलेशन समझना होगा और फिर एक जगह से दूसरी जगह का टेम्परेचर आप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि शिमला का टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री, तो फिर आप कहेंगे अजमेर का टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री। वाई, क्योंकि वहाँ पे 10 कम है तो इसका मतलब अजमेर में 10 डिग्री ज़्यादा है। अब इतनी सी बात के साथ मैं बात को शुरू करता हूँ, जल्दी से बात समझ लीजिए। BRS जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसे बनाना कंपलसरी नहीं है, ये आप सुविधा अनुसार यानी एज पर द रिक्वायरमेंट कभी भी बना सकते हो, लेकिन बनाता ट्रेडर है, ठीक है। ये बात मैंने बता दी कि वैसे कैश बुक पासबुक में अंतर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अंतर हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ और वैसे एक एक करके पॉइंट आएगा। जैसे सपोज करो हमने किसी पार्टी को चेक दे दिया, हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर ली और हमने उसे कहा तू जाके बैंक से पैसे ले लेना। अगर वो बैंक से जाके पैसे नहीं लेता है तो इसका मतलब है कि पासबुक में ज़्यादा बैलेंस होगा और कैश बुक में चूंकि चेक देने की एंट्री हो चुकी है तो वहाँ पे कम बैलेंस होगा, ठीक है। ये मैं अभी और एक डिटेल से समझाऊंगा आपको। इसी तरह से सपोज करो कि बैंक ने कोई चार्जेस लगा दिए, जैसे 3 महीने का हो गया तो बैंक ने ATM कार्ड के चार्जेस लगा दिए या अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगा दिए। आपको इसके बारे में पता नहीं है, आपको यानी कैश बुक को इस बारे में पता नहीं है। पासबुक को पता है तो उन्होंने आपके खाते में से मान लीजिए 400 रुपये काट लिए, तो 400 रुपये काट लिए तो पासबुक तो थोड़ा नीचे चली गई, लेकिन कैश बुक को इसके बारे में पता नहीं, तो कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है, मैं फिर कह दूँगा, बार बार कहूँगा इस बात को अभी इस वीडियो में कि प्लस करना है या माइनस करना है ये डिपेंड इस पे करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और आपको कौन सा बैलेंस पता करना है। और इसमें चूंकि 4 सिचुएशन हो सकती है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कैश बुक नॉर्मल बैलेंस, या हो सकता है कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या हो सकता है पासबुक नॉर्मल बैलेंस, या हो सकता है पासबुक ओवरड्राफ्ट। और आपको अपोनेंट पोल की तरफ जाना है, आपको नॉर्थ पोल पता होता है, आपको साउथ पोल की तरफ जाना है, उसके लिए आपको सीधा चलना पड़ सकता है या उल्टा चलना पड़ सकता है, जिसको अपन बोलते हैं प्लस करना पड़ सकता है या माइनस करना पड़ सकता है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूँ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी। सपोज कीजिए चेक निर्गमित किए और भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आराम से पहले सारा लिखा हुआ भी है पर आराम से पहले समझ लो। हमने किसी को चेक दिए, किसको चेक दिए, जिनसे हमने माल खरीदा था या जिनसे अपन ने सेवाएं ली थी, हमें उनका पेमेंट करना था और हमने उनको चेक दिया। तो सर फिर क्या हुआ, हमने उनको चेक दिया तो हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, इन जनरल हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर ली, ठीक है। उनको क्या करना था, उनको जिनको चेक दिया उनको बैंक में चेक को देना था, उसको बोलते हैं चेक को प्रस्तुत करना, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं रही होगी इसलिए उन्होंने चेक को बैंक में नहीं लगाया, तो इसका मतलब है अभी तक हमारे बैंक में से पैसा नहीं कटा। तो हमने कैश बुक के अंदर एक एंट्री कर दी है और पासबुक के अंदर से वो एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ मिसमैच होता है। इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। मतलब एक तरफ अगर सौदा लिख दिया जाए, एक तरफ मतलब कैश बुक या पासबुक, और दूसरी तरफ अगर सौदा लिखने से रह जाए तो फिर बैलेंस में अंतर आएगा। जैसे अब इसके एग्जांपल को समझो। सपोज करो एक
फाइन डे पे किसी एक संडे के दिन हमारी कैश बुक में 80,000 का बैलेंस चल रहा था और पासबुक में भी 80,000 का बैलेंस चल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हमने अजय नाम की एक पार्टी थी, उसको हमने 10,000 का चेक दिया। 10,000 का चेक दिया, अगर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो हमें एंट्री करते हैं अजय टू बैंक। जैसे ही हमने एंट्री अजय टू बैंक करी तो हमारा 10,000 रुपये कट गया, ऐसा हमको लगता है। ऐसा हम एंट्री करेंगे तो हमने इसको कैश बुक में जाके एंट्री कर देंगे, 10,000 रुपये कट गया, तो वी आर थिंकिंग कि अब हमारा बैलेंस 70,000 है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब हमारा अकाउंट में 70,000 पड़ा है। लेकिन जो अजय है, मान लीजिए अजय महीना 2 महीने घूमने चला गया, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, तो अजय तो बिंदास 2 महीने के लिए कहीं चला गया, तो 2 महीने तक उसने पैसा निकाला नहीं, तो 2 महीने तक क्या होगा, पासबुक में 80,000 रुपये ही पड़ा होगा। ठीक है, अब अगर इसको वो क्वेश्चन के तौर पे बोलेगा, बस मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको वो क्वेश्चन के तौर पे बोलेगा तो वो सारी स्थिति बताएगा। अजय को चेक दिया गया लेकिन अजय ने उसे बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। आपसे मेन क्वेश्चन, यक्ष प्रश्न यही होगा कि इसे जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? आपको पता है कि इस मामले में पासबुक ऊपर का बैलेंस दिखा रही है। कैश बुक में तो हम नॉर्मल चल रहे हैं, या कैश बुक में तो हम एंट्री माइनस की कर चुके हैं, पर पासबुक में से तो पैसा माइनस नहीं हुआ है, तो पासबुक शोइंग अ हायर बैलेंस। टू नो द हायर बैलेंस, ठीक है, उस हायर बैलेंस को समझने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। कि सर समझ ही नहीं आया सर। देखो मैंने क्या कहा, आपको कैश बुक का बैलेंस पता है, ये तो मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल दिया, एमसीक्यू की बात बता रहा हूँ। आपको कैश बुक का बैलेंस पता है और इस मामले में आपको पासबुक का बैलेंस पता करना है, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। कि सर आपको कैसे पता? अरे मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये चेक जो है वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो कैश बुक में से तो पैसा कट चुका है, तो कैश बुक तो नीचे वाले बैलेंस पे है, लेकिन पासबुक उतने ही बैलेंस पे है। इसका मतलब ये है कि पासबुक ज़्यादा शेष दिखा रही होगी और ज़्यादा तक पहुंचने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में कैश बुक जितना भी शेष दिखा रही होगी, पासबुक उससे 10,000 रुपये ज़्यादा शेष दिखा रही होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और एक समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, लेकिन यही और ये सारा लिखा हुआ भी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं है। कम भी समझ में आया तो PDF से भी ले सकते हैं, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिए। एक अच्छी बात मैं बता दूं, अगर आपको एक बार दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई ना, सही बैठ गई ना, तो फिर आपसे गलत कभी नहीं होगा। फिर आप आंख मूंद के नींद में थोड़ा सा सिंगल प्रोसेस से, मतलब आप 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको एक बार ये बात समझ में आ गई तो। इसे थोड़ी देर आप पेशेंस के साथ सुनिए। जैसे सपोज कीजिए चेक बैंक में जमा कराए पर बैंक ने उसे जमा नहीं किया, तो ये पहले रियल टाइम पोजीशन समझते हैं क्या होता है। सपोज करो हमें किसी पार्टी से चेक मिला, ठीक है, उस पार्टी से हमें चेक मिला, तो हम क्या करते हैं, उस चेक को हमारी कैश बुक में एंटर करते हैं, एंटर करके उसे बैंक में भिजवा देते हैं। हमारा ये सोचना होता है, यानी इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे ही हम चेक बैंक में जमा कराते हैं तुरंत हमारे बैंक में पैसा आ जाता है, पर रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। कभी बैंकों में छुट्टियां आ जाती है, कभी बैंक के पास काम ज़्यादा होता है, कभी आपका चेक इधर उधर हो जाता है, तो बैंक कभी कभी जमा होने से रह जाता है। अगर इसको यूँ समझिए कि एक अच्छे दिन पे आपका 80,000 रुपये का बैलेंस था और पासबुक का भी 80,000 का बैलेंस था, और आपको 40,000 का चेक अजय से मिला। उस चेक को हमने कैश बुक में लिखा, कैश बुक में लिखने से हमारी कैश बुक पहुंच गई 1,20,000 रुपये। लेकिन अगर मान लें कि किसी वजह से बैंक में वो जमा नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको कितना शो होगा, 80,000 रुपये। अब मैं आपको यह सिंपल बता दूँ, अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक का बैलेंस जानना चाहते हैं तो आपको माइनस करना होगा, और अगर आप पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक का बैलेंस जानना चाहते हैं तो प्लस करना होगा। ठीक है, यही बात है, इतनी सी ही बात है। तो इस क्वेश्चन को पिरो के क्वेश्चन में वॉइस कैसे बोलेगा, आपको एक केस समझा देगा कि अजय से चेक मिला जिसे बैंक में जमा कराया गया, लेकिन अभी तक पासबुक में जमा नहीं है। अगर बताइए कैश बुक का ये पोजीशन है तो पासबुक का क्या पोजीशन होगा। तो आपको कैश बुक का पोजीशन पता है, पासबुक का क्वेश्चन जानना है, आपको या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि वो चेक पासबुक में जमा नहीं हुआ है, तो पासबुक निचला शेष या नीचे का शेष या लोअर बैलेंस दिखा रही होगी। उस लोअर बैलेंस पे पहुंचने के लिए आपको माइनस करना होगा, लोअर बैलेंस पे पहुंचने के लिए आपको माइनस करना होगा। लेकिन अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको बात बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता और आपसे कैश बुक का शेष पूछा जाता, तो चूंकि आपको पासबुक का शेष दिया हुआ है और फिर आपकी लैंग्वेज टोन यूँ हो जाती कि कैश बुक में तो ये चेक जमा हो गया है, पासबुक का शेष हमें पता है, पर कैश बुक में तो ये चेक जमा हो गया है, तो कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। टू नो दैट हायर बैलेंस और टू रीच एट हायर बैलेंस, उस हायर बैलेंस पे पहुंचने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा।
तो एक ही रीज़न प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे मैंने कहा ना, अजमेर शिमला का टेम्परेचर, और उसमें अगर 10 डिग्री का अंतर है तो अजमेर से शिमला पे आने के लिए आपको हर बार 10 माइनस करना पड़ेगा, और शिमला से अजमेर समझने के लिए आपको हर बार 10 प्लस करना पड़ेगा। रीज़न वही है, ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं। चलो, अब जैसे एक ग्राहक ने सीधे ही हमारे खाते में जमा करा दिए, रियल टाइम समझते हैं होता क्या है। देखिए, हम किसी को माल बेचते हैं, उसको बिल भेजते हैं, उस बिल पे जनरली 2-3 बातें हम प्रिंट करवा के रखते हैं। हमारा बैंक अकाउंट नंबर, हमारा जीएसटी नंबर अगर हमने ले रखा है तो, और कई मामलों में हमारा जो पैन कार्ड का नंबर होता है, वैसे वो जीएसटी नंबर के अंदर ही आ जाता है, तो वो हम सब लिखा हुआ दे देते हैं, उसको प्रिंटेड दे देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि वो जब हमें चाहे, जब हमारे खाते में पैसा जमा कराना चाहे, करा दे। तो अब सपोज़ कीजिए कि किसी अच्छे दिन हमारी कैश बुक में 80,000 का बैलेंस था और पासबुक के अंदर भी 80,000 का बैलेंस था। ये तो था, सब कुछ अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी चल रहा था। अब क्या हुआ, एक कस्टमर की आत्मा जागी और उसने आपके खाते में 25,000 रुपये जमा करा दिए। आपको इन्फॉर्म नहीं किया। सीन ये है कि उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, 25,000 उसने आपके खाते में जमा करा दिए। करा सकता है? हाँ, बिल्कुल करा सकता है। आजकल तो यूपीआई वगैरह से खाता लेके खाते से निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, या बहुत चोर डकैतों का काम है बिना बताए पैसा निकालना, पर बिना बताए पैसा जमा कराना बड़ा आसान है। तो आपका पासबुक में पैसा जमा हो गया तो 1,05,000 हो गया। बस यहीं से आप समझ जाओ कि अगर इस क्वेश्चन में कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है तो पासबुक तक पहुंचने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको पासबुक का शेष दे रखा है तो कैश बुक का शेष जानने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। सिंपल, इतना ही सिंपल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करो ही मत, ठीक है। इसी तरह से बैंक ने शुल्क काटा तो बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है, लॉकर फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, पैसे जमा कराने की, निकालने की, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो बैंक का जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो जाता है तो वो कुछ चार्जेस काटता है, और ऐसा नहीं है कि बैंक चार्जेस काटेगा तो पहले आपको इन्फॉर्म करेगा। बैंक, आपने अग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है तो बैंक टाइम होते ही ऑटोमेटिक आपके खाते में से चार्जेस काट लेता है। तो सपोज़ कीजिए एक अच्छे दिन पे कैश बुक पासबुक 80 से ज़्यादा चल रही थी, और अगर बैंक ने 1,000 रुपये आपका काट लिया तो वहाँ पे आपका 79,000 हो गया। बस अब दिमाग में आप ये रखिए कि आपका वहाँ पे 79,000 हो गया। अब अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो पासबुक में क्या बैलेंस होगा ये जानने के लिए आपको माइनस करना होगा। और अगर पासबुक पे खड़े हो तो पासबुक वो सिचुएशन है इस क्वेश्चन में जहाँ पे पैसे कट चुके हैं, जबकि कैश बुक में तो पैसे कटे ही नहीं है, तो कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। तो उस हायर बैलेंस को समझने के लिए आपको प्लस करना होगा, ठीक है। ये अभी भी जो मैं बता रहा हूँ ये 2 केस हैं, इसमें 2 केस और हो सकते हैं ओवरड्राफ्ट वाले। तो मैं डरा नहीं रहा, पर मैं अगर जल्दी से ब्लाइंडली लिखूँ ओवरड्राफ्ट -10,000, सपोज कीजिए ओवरड्राफ्ट -10,000 है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होगा। अब क्वेश्चन ये बनेगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट पता है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट 11,000 होगा। कि सर आपको इतना जल्दी कैसे पता? अरे भाई इसलिए पता है क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि बैंक ने 1,000 रुपये से काटा है, यहाँ मेरी कैश बुक में ही ऐसी की तैसी हो रखी है, तो पासबुक में तो और ज़्यादा की ज़्यादा ऐसी की तैसी कर दी गई है। कि सर क्या बोलते रहते हो आप? अरे मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर कैश बुक माइनस चल रही है, मतलब माइनस की जगह हम अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कैश बुक ओवरड्राफ्ट चल रही है, यहाँ तो वो सिचुएशन है कि यहाँ तो पैसे कटे नहीं है, बैंक ने तो 1,000 रुपये और काट लिए हैं, तो वहाँ तो आपकी और हालत ख़राब होगी, तो 11,000 रुपये ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से बैंक ने स्थायी आदेशों के अंतर्गत बीमा शुल्क, पानी का बिल, बिजली का बिल, किस्त, ईएमआई आदि का भुगतान किया। देखो बैंक में एक वर्ड होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आप बार बार बैंक को याद नहीं दिलाते, आप उनको एक ही बार ऑर्डर दे देते हो। सपोज करो मैंने एक ऑटो डेबिट करवा रखा है, करवा रखा है, मैंने बैंक को कह रखा है जैसे ही लाइट का बिल आए मेरे खाते में से पैसे कट जाने चाहिए, पानी का बिल आए कट जाने चाहिए, मेरी जैसे ही हाउसिंग लोन की किस्त की तारीख आए मेरे खाते में से पैसे कट जाने चाहिए। ऑटोमेटिक मैंने उसको एक मैंडेट दे रखा है, ऑटो डेबिट, ठीक है। अगर आपने एक बार सिस्टम में ये सेट कर दिया तो आप ये बात जानते हो कि ऐसा हो जाएगा। अब किसी अच्छे दिन पे आपकी कैश बुक में 80,000 रुपये थे और पासबुक में 80,000 रुपये थे, और इसी समय आपका लाइट का बिल, मान लीजिए बड़ा घर है आपका, 8,000 का बिल आया और 8,000 रुपये के खाते में से कट गए, तो पासबुक में बैलेंस क्या हो जाएगा? 72,000 हो जाएगा। ये बात तो यहाँ तक ना सबको समझ में आ जाती है, यहाँ तक पंगा ही नहीं आता, पता नहीं, लेकिन जब वो प्लस माइनस करने का क्वेश्चन आता है BRS में तो समझ नहीं पाते। मैं तो आपको बहुत सिंपल बताऊँ। अब यहाँ सपोज करो, पहले मैं एक पॉजिटिव बैलेंस बताता हूँ। अगर सपोज करो कैश बुक 90,000 रुपये पे है ना, और आपको पासबुक का शेष जानना है, तो आपको पता है कि बैंक ने बिल चुकाया है तो वहाँ जो बैलेंस चल रहा है वो कम चल रहा है, तो उस कम बैलेंस को समझने के लिए आपको माइनस करना होगा, ठीक है ना, आपको उसको सिंपली माइनस करना होगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कीजिए
आपकी कैश बुक 60,000 रुपये से ओवरड्राफ्ट चल रही है, कैश बुक आपकी 60,000 से ओवरड्राफ्ट चल रही है, तो ये जानना चाहता है कि बताओ पासबुक की ओवरड्राफ्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि चूंकि वहाँ पे 8,000 रुपये का उन्होंने लाइट का बिल चुकाया है, तो वहाँ हालत और ख़राब होगी। अगर हमारे हिसाब से ही 60,000 ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो वहाँ तो 8 और कट चुके हैं, तो वहाँ 68,000 ओवरड्राफ्ट होगा। यानी यहाँ 60 से 68 पे पहुँचने के लिए आपको प्लस करना होगा। तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, इसके लिए एक बार आपको वो रीज़न अच्छे से समझना होगा। रीज़न समझने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट 4 तरह से दिया जा सकता है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। कैश बुक नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस जिसको डीआर बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस जिसको बोलते हैं कैश बुक का सीआर बैलेंस, स्टार्टिंग ये भी हो सकता है। थर्ड हो सकता है पासबुक फेवरेबल बैलेंस यानी पासबुक सीआर बैलेंस, और चौथा हो सकता है पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी पासबुक का डीआर बैलेंस। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर आप डीआर से गलत बोल रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा। कैश बुक नॉर्मल सिचुएशन में कैश बुक जब डीआर बताती है तो उस समय पासबुक सीआर बताती है। कैश बुक जब डीआर बताती है तो पासबुक सीआर बताती है। हमारा पैसा अगर बैंक के पास पड़ा है तो हमारे लिए असेट है, उनके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, और जब कैश बुक ओवरड्राफ्ट बताती है यानी कैश बुक सीआर नेचर बताती है, तो उस समय पासबुक डीआर नेचर बताती है। ठीक है, आम भाषा में तो ऐसे बोलते हैं कैश बुक ओवरड्राफ्ट बताती है तो पासबुक भी ओवरड्राफ्ट बताती है, लेकिन टेक्निकली इसको बोलते हैं जब कैश बुक सीआर बताती है तो पासबुक डीआर बताती है। ठीक है, इसके अलावा अब आप ये समझिए, बैंक ने किराया, ब्याज, लाभांश हमारे लिए संग्रहित किया। सपोज करो हमारी एक प्रॉपर्टी है जो मुंबई में हमने किराएदार को दे रखी है, तो वो जब किराया जमा कराएगा तो वो हमारे खाते में सीधे पैसे करा देगा, जिसको आजकल यूपीआई वगैरह बोलते हैं। आजकल तो पेमेंट बहुत आसान हो गया है, तो वो किराया आपके सीधे ही खाते में जमा करा देगा। या आपने अगर कोई डिवेंचर्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीद रखी है तो उसका ब्याज आपके खाते में जमा होगा। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं तो उसका कंपनी का लाभांश आपके खाते में जमा होगा। तो एक अच्छे दिन पे जब यहाँ पे 80,000 रुपये था और पासबुक में भी 80,000 रुपये था, 36,000 रुपये आपके खाते में जमा हो गए। 36,000 आपके खाते में जमा हो गए, आपको इसकी बात के बारे में पता नहीं है। तो यानी पासबुक का शेष कितना हो गया है, 1,16,000 रुपये हो गया है। तो ये तो मैंने आपको रियल टाइम बताया। क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपको बोल देगा कि कैश बुक इतने पे है तो बताओ पासबुक कितने पे होगी, तो मैं कहूँगा पासबुक 36,000 रुपये ज़्यादा पे होगी। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन हो, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है और मुझे अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट समझना है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट समझना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो रट्टे के जोर पे क्या करो आप, अनुकूल प्रश्नों में क्या करते हैं वो समझ लो और ओवरड्राफ्ट में उल्टा रिएक्ट कर लो। लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट ये है कि कैश बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो ये चूंकि आपके खाते में रेंट या इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ तो पासबुक के अंदर कुछ पैसा आ गया, तो पासबुक में अब ओवरड्राफ्ट उतना नहीं होगा, यानी पासबुक विल बी शोइंग अ लेसर ओवरड्राफ्ट। समझिएगा, आपकी कैश बुक एक दिन विशेष पे ओवरड्राफ्ट दिखा रही थी, बरोबर, लेकिन आपके खाते में आपकी बिना जानकारी के कुछ पैसा वहाँ पे जमा हो गया, ब्याज, किराया, कुछ भी किसी भी चीज़ का पैसा जमा हो गया। चूँकि वहाँ पैसा जमा हो गया तो आपका ओवरड्राफ्ट या तो रहेगा नहीं या ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम होगा। तो अगर आप प्लस माइनस के क्वेश्चन कर रहे हो तो कैश बुक स्टार्ट ओवरड्राफ्ट से, इस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए समझना ही तरीका है, रट्टे के जोर पे आप नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो कहूँगा एक बार समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आए तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। आपको लग रहा है सर हमारे बस का रोग नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन में तो रिस्क लेना ही मत। ठीक है, एक ग्राहक का चेक भुनाया गया, प्राप्य पात्र अनादृत हुआ पर हमें सूचना नहीं मिली। इसे आप यूँ समझिए कि एक चेक जो पहले हमारे खाते में जमा हो गया था, या एक बीआर का पैसा जो हमारे खाते में जमा हो गया था, अभी अभी वो चेक डिसऑनर हो गया, हमारे खाते में से पैसा कट गया। सपोज़ कीजिए एक अच्छे दिन पे कैश बुक 80,000 थी और पासबुक 80,000 रुपये थी, और अचानक कोई चीज़ बाउंस आ गई। मान लीजिए कोई बीआर डिस्काउंटिंग हमने कराई थी, हमने बैंक से पैसा उठाया था, बैंक पैसे लेने गया तो बैंक को पैसे नहीं मिले। बैंक क्या करेगा, जैसे ही डिसऑनर का मामला होगा हमारे खाते में से पैसा काटेगा, तो उन्होंने हमारे खाते में पैसा काट दिया, तो यहाँ 55,000 हो गया। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक पे पहुँचने के लिए आपको माइनस करना होगा, क्योंकि उतना पैसा आपके खाते में से कट चुका है, तो पासबुक के बैलेंस को समझने के लिए आपको माइनस करना होगा। और अगर उल्टी सिचुएशन है तो आपको उल्टा पुल्टा करना पड़ सकता है। इसके बाद कैश बुक के प्राप्ति पक्ष का योग अधिक लगा है। तो देखिए कैश बुक में दो साइडें होती है, एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। डीआर साइड आपकी रिसिप्ट साइड होती है, सीआर साइड आपकी पेमेंट साइड होती है।
इस तरफ हमारी इनकमिंग है, इस तरफ हमारी आउटगोइंग है, और हम इन दोनों का जो करते हैं अंतर वो बैलेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम रिसिप्ट साइड की जोड़ गलत लगा दें, गलत मतलब ज़्यादा कम लगा दें, या पेमेंट साइड की जोड़ गलत लगा दें, कम ज़्यादा लगा दें, तो आपका बैलेंस में अंतर आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी दिन विशेष में कैश बुक में 80,000 रुपये का बैलेंस था और पासबुक के अंदर भी 80,000 का बैलेंस था, और हमने अपनी रिसिप्ट साइड का जोड़ ज़्यादा लगा दिया यानी हमने अपनी आवक को ज़्यादा मान लिया, गलती से इनकमिंग को ज़्यादा मान लिया, तो हमने अपने शेष को बढ़ा लिया। इनकमिंग को ज़्यादा दिखा के हमने अपने शेष को बढ़ा लिया। अब यहाँ तक आप बात समझ लीजिए। बस आपकी गलती से कैश बुक को, रिसिप्ट साइड को बढ़ा देने की वजह से कैश बुक इज शोइंग अ हायर बैलेंस। तो अब अगर आपको कैश बुक का बैलेंस पता है, कैश बुक का बैलेंस पता है और आपको पासबुक का बैलेंस पता करना है, तो आपको माइनस करना होगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि कैश बुक ने तो एक फालतू एंट्री करके अपने आप के बैलेंस को बढ़ा रखा है, पर पासबुक ने ऐसी कोई फालतू हरकत नहीं की है, तो पासबुक विल बी शोइंग अ लोअर बैलेंस। तो पासबुक को शेष को जानने के लिए आपको माइनस करना होगा। मतलब मेन वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा, या तो पूछेगा जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, या वो आपसे पूछेगा कि इस दशा में दूसरी तरफ का शेष क्या होगा। अजमेर का टेम्परेचर इतना है तो शिमला का टेम्परेचर क्या है होगा, या जयपुर का टेम्परेचर इतना है तो जैसलमेर का टेम्परेचर कितना है, ऐसे वो आपको पूछेगा। एक बात बस और कर लेते हैं, बैंक ने गलती से हमारे खाते में जमा किया। कभी कभी ऐसी भी मेहरबानी हो जाती है एक आध घंटे के लिए या 2-4-5 दिन के लिए कि गलती से आपके खाते में पैसा आ जाता है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए विश्वजीत है और किसी बंदे का नाम बिस्वजीत है, और बिस्वजीत ने अपने खाते में पैसा जमा कराया, लेकिन बैंक वालों ने वो पैसा विश्वजीत के खाते में जमा कर दिया कि सर नहीं आपका नाम कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल बताओ। सिंपल सरल शब्दों में ये समझो कि हमारे खाते में गलती से पैसा आ गया। तो किसी दिन विशेष में हमारे पास 80,000 बैलेंस था, पासबुक भी 80,000 था, उस दिन बिल्कुल मैच था, और बैंक ने गलती से हमारे खाते में 10,000 रुपये जमा कर दिए, तो पासबुक हो गया कितने पे, 90,000 पे। अब जल्दी से समझो, अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करते हो और आपका पासबुक का बैलेंस पता करना है, तो इस गलती से ही सही मिसमैच तो हो ही गया है, और पासबुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। पासबुक ज़्यादा शेष दिखा रही होगी, उस ज़्यादा पे पहुंचने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। और अगर मैं कैश बुक ओवरड्राफ्ट से शुरू करूं, और अब आपको पासबुक ओवरड्राफ्ट को समझना है, तो चूंकि बैंक में गलती से ही पैसे जमा हुए हैं, तो ओवरड्राफ्ट में थोड़ी सी कमी आई होगी, तो ओवरड्राफ्ट कम दिखा रहा होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 50,000 ओवरड्राफ्ट है, तो इस गलती से पासबुक का ओवरड्राफ्ट 40,000 रुपये होगा, यानी हमें आपके बार माइनस करना होगा। तो सेम रीज़न, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने स्टार्टिंग किससे की है। ठीक है, ये अब सारी बातें आप बैंक समझ जाओगे आप। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ सर आप तो क्वेश्चन बताओ, हम समझ जाएंगे। सपोज़ कीजिए रोकड़ बही के अनुसार शेष 10,000 है, तो अब आपको कैश बुक का बैलेंस पता है, यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है। अब यहाँ से जनरली क्वेश्चन ये होता है कि आपको पासबुक का शेष पता करना होता है। तो कैश बुक के अनुसार बैलेंस 10,000 है, 2,000 के चेक इशू किए गए लेकिन बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए। आराम से हमने 2,000 के चेक दिए, लोगों को कहा जाके पैसे ले लो, लेकिन लोगों ने पैसा नहीं उठाया, इसका मतलब पासबुक में ज़्यादा बैलेंस पड़ा होगा, पासबुक में 12,000 रुपये पड़ा होगा। तो इसको समझने के लिए आपको 2,000 को प्लस करना होगा। तो या तो पूछा जाएगा जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, तो अगर ऐसा पूछता तो मैं बोलूँगा 2,000 रुपये जोड़ा जाएगा, लेकिन इससे पूछा बताइए बैंक की पासबुक में क्या शेष होगा, तो बैंक की पासबुक में शेष होगा कितना, 12,000 रुपये। कि सर आपको कन्फर्म है? 100% कन्फर्म है, क्योंकि हमारी कैश बुक में 10,000 रुपये का शेष दिखाई दे रहा है। हमने चेक काटने की एंट्री कर दी है और हमने अपने आप को माइनस कर लिया है, लेकिन पासबुक में अभी तक वो पैसा कटा नहीं है, तो पासबुक हमसे 2,000 रुपये ज़्यादा शेष दिखा रही होगी, पासबुक 12,000 का शेष दिखा रही होगी। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है? ये पासबुक का एक हिस्सा है? नहीं। ये बैंक द्वारा बनाया गया एक स्टेटमेंट है? नहीं। ये कैश बुक का कैश कॉलम है? नहीं। ये ग्राहक द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट है? बिल्कुल। BRS जो होता है वो हमेशा बैंक बनाता है, और वो भी कब बनाता है, जब हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम के अनुसार शेष है, और बैंक से जो हम पासबुक निकलवाते हैं या जो बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं उसका जो शेष है, सपोज़ करो यहाँ शो हो रहा है 37,000 रुपये और यहाँ शो हो रहा है 40,000 रुपये। पहले तो हमारे मन में लड्डू फूटेगा, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से 37,000 रुपये खाते में है, जबकि बैंक कह रहा है कि आपके खाते में 40,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये ज़्यादा है।
तो खुश तो हो जाओगे, लेकिन आप ये जानना चाहोगे कि 3,000 का अंतर क्यों है। ये 3,000 का अंतर कैश बुक की गलती से, पासबुक की गलती से, परिस्थितिवश या बेईमानीवश किसी भी रीज़न से हो सकता है। इसीलिए BRS बनाना बहुत ज़रूरी है और ये बनाता ट्रेडर है। ठीक है। अब यदि जारी किया गया चेक बैंक समाधान विवरण तैयार करने की तिथि तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो फिर पासबुक के अनुसार शेष क्या होगा। वापस वही क्वेश्चन आ गया कि अगर हमने चेक इशू किया और जिस पार्टी को चेक इशू किया, मान लीजिए कि हमने किसी पार्टी को 25 जनवरी को चेक दिया, ठीक है, 25 जनवरी को चेक दिया और 31 जनवरी को हम BRS बना रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि इस 5 दिन में या इस हफ्ते में उसने चेक बैंक में नहीं लगाया, तो क्या होगा। पहले तो आप सिचुएशन समझ लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन क्या होगी। अगर मान लीजिए कैश बुक 8,000 पे होगी तो पासबुक 10,000 पे होगी। ये बात आप क्लियर दिमाग में रख लीजिए एग्जांपल। अच्छा, क्योंकि पासबुक में बैलेंस ज़्यादा होगा। अगर 2,000 का चेक माने तो कैश बुक में अगर 8,000 की पोजीशन है तो पासबुक में ज़्यादा का शेष होगा। अब इसने ऑप्शन दिया है कि बताइए, ऐसा होगा कि पासबुक के अनुसार जो शेष होगा वो रोकड़ बही द्वारा दिखाए गए शेष राशि से अधिक होगा। बिल्कुल सही है, ए ही सही है इसका आंसर। इन सच अ केस, इस केस में पासबुक में जो शेष दिखाई दे रहा है वो कैश बुक से 2,000 रुपये या कुछ राशि ज़्यादा होगा। बाकी सारे आप देख लीजिएगा। एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। ये कैश बुक का हिस्सा होता है? नहीं। ये बैंक अकाउंट का हिस्सा होता है? नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या आता है? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। जो BRS होता है वो कुछ भी नहीं होता। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बताया ना, ये क्या होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं, P&L होता है, बैलेंस शीट होता है। कोई अगर निर्माणी संस्था है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है, और कोई अगर पार्टनरशिप संस्था है तो उनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है। तो ये सब अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए या फाइनल पोजीशन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो BRS होता है, ना तो कैश बुक बनाते समय BRS की ज़रूरत है, ना बैंक अकाउंट बनाते समय BRS की ज़रूरत है, और ना फाइनल अकाउंट बनाते समय BRS की ज़रूरत है। बस BRS की ज़रूरत तब पड़ जाती है कि एक दिन ओनर बैंक से स्टेटमेंट मंगाता है और अकाउंटेंट से कैश बुक मंगाता है। वो ये देखता है कि बैंक के अंदर तो बैलेंस कुछ और है और अकाउंटेंट के हिसाब से बैलेंस कुछ और है, तो यार ये कैसे हो गया। तो फिर वो रीजंस को बोलेगा कि ढूंढ के लाओ। थोड़ी देर में कैश बुक की एक एंट्री को पासबुक की एक एंट्री से मिलाया जाता है, कुछ एरर मिलते हैं, उनको नोट डाउन कर लिया जाता है और आखिर में एक समरी के तौर पे उसे प्लस माइनस करके दिखाया जाता है। आम भाषा में बताऊँ, रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे दो लोगों में झगड़ा हो गया और तीसरा जगह अगर तीसरा बंदा वहाँ आया उनके बीच में सुलझाने के लिए, तो पहले वो A से समझेगा, हाँ भाई आप बताओ आप क्या कह रहे हो, फिर वो B से समझेगा, बताओ चलो अच्छा आप क्या कह रहे हो। उन दोनों की बात समझ के उसको कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे, अच्छा यहाँ पे आके ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं, फिर वो या तो A को समझाएगा या B को समझाएगा, ऐसा कुछ वो करेगा। चलिए, ये पूछ रहा है कि एक BRS किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम भाषा में जल्दी में ये बोला जाता है कि BRS कैश बुक और पासबुक की मदद से बनाया जाता है, लेकिन कैश बुक में तो कैश कॉलम भी होता है, लेकिन हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। कैश बुक का बैंक कॉलम जो शेष दिखाता है और पासबुक जो शेष दिखाती है, उस दोनों के मध्य अंतर को देखने के लिए BRS बनाया जाता है। तो पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना ये बिल्कुल सही है। मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको और बताऊं, जैसे मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आए, ये हमने बैंक कॉलम में लिखे हैं, 5 लाख रुपए हमारे पास आए और CR साइड में बैंक कॉलम में से 3 लाख रुपए गए, तो इसको बोलते हैं इनकमिंग, इसको बोलते हैं आउटगोइंग, और 2 लाख रुपए का शेष बचा, तो इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली हिंदी में, रोकड़ बही के बैंक कॉलम के अनुसार शेष 2 लाख रुपए, जल्दी से बोलते हैं बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। और अगर सपोज कीजिए एट द सेम डे पासबुक में फिर 2 कॉलम होते हैं, एक होता है डिपॉजिट कॉलम, एक होता है विड्रॉल कॉलम, है ना। डिपॉजिट कॉलम क्रेडिट होता है, विड्रॉल कॉलम डेबिट होता है, और वहाँ से आ रहा है मान लीजिए 1,80,000 रुपया, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में 20,000 का अंतर है। कैश बुक जहाँ 2 लाख रुपए का DR बैलेंस दिखा रही है, वहीं पासबुक 1,80,000 का CR बैलेंस दिखा रही है, यानी वहाँ पे पैसे जमा हैं उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पैसे जमा है, तो 20,000 का अंतर है। तो इन दोनों में अंतर क्यों है, इसके लिए फिर BRS बनता है। अगर बैंक किसी चेक पे NSF लिख देता है, NSF का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड, तो अगर बैंक कभी किसी चेक पे NSF लिख के आपको वापस कर रहा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, नॉट सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट। अब पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ, ठीक है, जहाँ से मैंने बात शुरू की वहीं से मैं एक बार बताता हूँ। सपोज़ करो आपका नाम A है और आपके दोस्त का नाम B है, आप दोनों आपस में पैसे लेते रहते हो देते रहते हो, तो अब क्या होगा,
आप एक हिसाब मेंटेन करोगे, हाँ। आपका दोस्त भी एक हिसाब मेंटेन करेगा, हाँ। अब आप समझना, आप ध्यान देना, आपके पास तो हिसाब रखा हुआ है ही। एक दिन आप बी को बोलते हो, यार बी, यार मेरा ना थोड़ा हिसाब कॉपी गुम गई है, तू ना कॉपी दे दे तेरे पास कि मेरा क्या हिसाब चल रहा है। यानी आप बी को क्या बोल रहे हो कि तूने जो मेरा अकाउंट बना रखा है उस अकाउंट की मुझे कॉपी दे दे, ठीक है, मुझे मिलाना है या मेरा गुम गया है, जो भी आपने बहाना किया, ठीक है। या आप यही कह सकते हो कि मुझे हिसाब मिलाना है, बस यही होता है। अब यहाँ पे ए की जगह रख दो कैश बुक और बी की जगह रख दो पासबुक। आप हिसाब रखते हो, लेकिन आपको ये जानना है कि बैंक में क्या हिसाब चल रहा है। तो बैंक से आप जो निकलवाओगे उसे स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर आपका चालू खाता है तो आप बैंक से स्टेटमेंट निकलवाओगे, और अगर आपका बैंक में बचत खाता है तो आप उनसे पासबुक निकलवाओगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। पासबुक हमारे पास ही होती है, पासबुक हमारे व्यापारी के पास ही होती है, लेकिन उसमें जो एंट्री चढ़ाता है वो बैंक चढ़ाता है, ठीक है। तो कुल मिला के पासबुक क्या हुई, अगर आप टेक्निकली समझे, पासबुक आपको यूं समझ में आती है, पर पासबुक टेक्निकली बताए क्या है? ग्राहक का जो हिसाब बैंक ने बनाया हुआ है उसकी डुप्लीकेट कॉपी। रिपीट, ग्राहक का जो हिसाब बैंक ने बनाया हुआ है उसकी डुप्लीकेट होती है कॉपी। तो पासबुक क्या होता है? बैंक की किताबों में ग्राहक का जो खाता चल रहा है उसकी वो एक कॉपी होती है। बीआरएस कब बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले, जब भी व्यापारी चाहता है। इसका आंसर यही है, बीआरएस कभी भी बना सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। जनरली इसकी ज़रूरत मिसमैच के केस में बनती है, पर मैं फिर बता दूं, बीआरएस तब भी बनाया जा सकता है जब कैशबुक और पासबुक दोनों सेम बैलेंस दिखा रही हो। हालांकि तब आपको बीआरएस की ज़रूरत नहीं लगेगी, बट चलो इसमें ज़्यादा नहीं जाते। आप बस इसको अभी इतना याद रख लीजिए कि कैशबुक और पासबुक जब जनरली मिसमैच होती है तो बीआरएस बनाना पड़ सकता है कभी भी, किसी भी मोमेंट पे। अच्छा, एक व्यापारी के बैंक खाने का रोकड़ बही में 6,000 का क्रेडिट शेष है। यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि सर इसमें ऐसा क्या दिख गया आपको कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एक व्यापारी का जो बैंक खाना है, यानी जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम कौन सा? कैशबुक का, उसमें 6,000 का क्रेडिट शेष दिखाई दे रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस दिखाई दे रहा है। यानी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट हुआ कि कैशबुक ओवरड्राफ्ट चल रही है। अब कैशबुक ओवरड्राफ्ट चल रही है तो आप पासबुक का ओवरड्राफ्ट शेष जानने में इंटरेस्ट होगे। अब आगे देखते हैं, इंटरेस्टेड होगे। अब एक ग्राहक ने सीधे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो वहाँ पे ओवरड्राफ्ट उतना नहीं होगा। आपको जल्दी से इस कंक्लूजन में पहुँचना पड़ेगा, हमारी हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन बैंक में थोड़े से पैसे जमा हो गए हैं तो वहाँ ओवरड्राफ्ट कम होगा। वहाँ पे ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपये का होगा, और इस 4,000 के ओवरड्राफ्ट पहुँचने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 2,000 रुपये। कि यहाँ पे 6,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, लेकिन पासबुक में 4,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, क्योंकि अमाउंट डिपॉजिटेड बाय लल्लू लाल है। अरे हमारे कस्टमर ने हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए, इसलिए पासबुक विल बी शोइंग अ लोअर ओवरड्राफ्ट। तो सर इसमें से, सर मैं क्या करूँ, इसमें से 4,000 डीआर करो। सर डीआर अरे जब कैशबुक ओवरड्राफ्ट यानी कैशबुक सीआर नेचर दिखाती है तो पासबुक डीआर नेचर दिखाती है, ठीक है। तो पासबुक के ओवरड्राफ्ट को डीआर नेचर कहते हैं। लास्ट है कि 1 मई को कैशबुक में 2,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट था। 10,000 रुपये बैंक में जमा कराने पे और किराए के लिए 7,200 का चेक देने पर शेष राशि कितनी होगी? तो अब मैं बताऊँ, ये आपका बीआरएस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। किसी दिन आपका 2,000 रुपये माइनस चल रहा था, फिर आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, तो आपका 10,000 आते ही आपका खाता पॉजिटिव हो गया। आपका खाता 2,000 अभी नेगेटिव था, 10,000 खाते में जमा होते ही आपका 8,000 रुपये पॉजिटिव हो गया। 2,000 कट गए, 8,000 पॉजिटिव हो गया। फिर आपने 7,200 रुपये का चेक दे दिया, 7,200 का चेक दे दिया, तो अब आपका 800 रुपये का डीआर शेष चल रहा होगा। अभी भी आपका 800 रुपये का पॉजिटिव शेष, अनुकूल शेष चल रहा होगा, 800 रुपये डीआर चल रहा होगा। तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। होप मैं आपको इसमें समझा पाया। चलिए, अपना अगला टॉपिक है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, यानी अकाउंटिंग फॉर एनपीओज। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या होते हैं, कुछ लोग समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। उनको अपन एनपीओ या एनजीओ कहते हैं। क्या वो हिसाब रखती हैं? बिल्कुल। पैसा तो वहाँ पे भी चाहिए, आपको अच्छा काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, इसलिए पैसा लाइफ में कमाना चाहिए। खैर, तो एनपीओ जो होता है
वो भी अपने हिसाब रखता है। और बेसिकली वो तीन तरह की चीज़ें हैं, तीन तरह के खाते बनाते हैं। एक वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा आया कितना गया कितना उसका हिसाब रखते हैं। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो लोग अकाउंट्स नहीं समझते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि जो पैसा आया है वो हमने कमाया है और जो पैसा हमने दिया है वो खर्चा है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में जिस दिन आप ये बात समझने लग गए कि रिसिप्ट और इनकम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैंने किसी के लिए कोई काम किया और मैंने 40,000 रुपये कमाया, उसका मेरा बात हुआ था 40,000 का, लेकिन उसने मुझे अभी 30,000 रुपये दिया, तो 30,000 को हम बोलेंगे रिसिप्ट। जो मैंने कमाया उसको बोलते हैं इनकम, और जो मुझे मिला उसे बोलते हैं रिसिप्ट, और बाकी जो रह जाता है वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चा भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, लेकिन हम जनरली क्या होता है खर्चे के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड को यूज़ कर लिया करते हैं और इनकम के लिए अक्रूड इनकम को यूज़ कर लेते हैं। बाकी टेक्निकली आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। तो 40 में से 30 हमें मिल गया वो है रिसिप्ट, और जो 10,000 बाकी है उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। मैं बस ये समझाना ही लग रहा हूँ कि रिसिप्ट हो सकता है कि जितना आपने कमा लिया हो उतना आपको मिल गया हो, तो इनकम इक्वल टू रिसिप्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमने कमाया ज़्यादा हो और हमको कम मिला हो, तो इनकम और रिसिप्ट में अंतर हो सकता है। खैर, तो एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी हम बात करेंगे। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें बनाती जाती हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे है। तो नाम से क्लियर है, एक तरफ आपको रिसिप्ट लिखनी है जो भी पैसा आपका आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं 2024 की, तो आपको 2024 में जो भी मिलेगा, आपको मतलब संस्था को, ठीक है, संस्था को 2024 में जो भी मिलेगा वो सब का रब्स, वो सब का सब रिसिप्ट साइड में आएगा। सिंपल। चाहे आपको जो पैसा मिला हो वो 2023 के लिए मिला हो, चाहे वो पैसा 2024 के लिए मिला हो, चाहे वो पैसा 2025 के लिए मिला हो। अब आप कहेंगे सर ये क्या है। जैसे मान लीजिए क्लब वगैरह या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओज होते हैं, इनके लिए इनकम का मुख्य ज़रिया होता है चंदा, सब्सक्रिप्शन। इन संस्थाओं में जो लोग वॉलंटरीली जुड़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जुड़ना चाहते हैं, वो हर साल या हर महीने कुछ चंदा देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ सदस्य चंदा नहीं देते हैं तो हम उनसे बाद में वसूल करते हैं। तो 2024 में क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ। एक तो आपको इसमें वो चंदा मिलेगा, सब्सक्रिप्शन वो मिलेगा जो इस ईयर का है, यानी 2024 का। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चंदा वो मिले जो 2023 में बाकी रह गया था, वो भी आपको मिल जाए। और हो सकता है कि कुछ लोग आपको एडवांस में दे दें, तो वो भी। तो रिसिप्ट साइड में कभी वो पूछेगा कि रिसिप्ट साइड में कौन सी प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं, तो रिसिप्ट साइड में हर वो राशि दर्ज की जाती है जो हमें इस वर्ष मिली हो, चाहे उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो। ठीक है, हमें इस साल मिलनी चाहिए, उसका रिलेशन आगे या पिछले साल से हो सकता है। दूसरी एक और बात है, देखिए अगर आप फर्नीचर बेचते हैं तो भी पैसा मिलता है, और जब आप डोनेशन मिलते हैं, डोनेशन आपको मिलता है तो भी आपको पैसा मिलता है। लेकिन डोनेशन मिलना इट्स लाइक अ इनकम, और फर्नीचर को बेचते हैं तो उससे इनकम नहीं होती। हाँ, फर्नीचर को अगर अपने ज़्यादा मूल्य पे बेचा है तो इनकम होती है। मैं कहने ये लग रहा हूँ कि रिसिप्ट दो तरह की होती हैं। एक होती है रूटीन या रेगुलर रिसिप्ट, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, खास करके असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट साइड में आपको सभी तरह की रिसिप्ट दर्ज करनी है। जैसे हमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनसे एंट्रेंस फीस मिलती है, प्रवेश शुल्क मिलता है और हर साल मिलता है, तो वो रूटीन आइटम है। और एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वंस इन अ लाइफ मिलता है। ठीक है, तो जो एंट्रेंस फीस है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो कैपिटल रिसिप्ट है। पर जब बात रिसिप्ट साइड की आती है तो रिसिप्ट साइड में आपको दोनों को रिकॉर्ड करना है। चाहे वो रेगुलर आइटम से पैसा मिले तो भी लिखना है, और अगर आपको किसी स्पेशल आइटम से पैसा मिले तो भी लिखना है। तो चलो मैं आपको एक बार थोड़ी सी आइटम में बता देता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होता है। सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है साल के शुरू में, अगर अपन एग्जांपल माने जनवरी 24 अपना स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी पे जो आपका पैसा होगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितना भी चंदा मिलेगा आप वो लिखेंगे। जितना भी एंट्रेंस फीस मिलेगा जो लोग हमारे संस्था को ज्वाइन करते हैं उनसे मिलेगा, उसे हम लिखेंगे। अगर हमें लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है तो वो भी हम लिखेंगे। अगर हमें डोनेशन मिला है, डोनेशन जनरल हो सकता है, डोनेशन स्पेसिफिक हो सकता है, वो भी हमको यहाँ लिखना है। असेट को बेचने से पैसा मिलेगा वो भी यहाँ लिखेंगे, और पुराने न्यूज़पेपर बेचने से पैसा आएगा तो वो भी लिखेंगे। और भी कहीं से पैसा आया लोन वगैरह से तो वो भी पैसा यहाँ लिखा जाएगा। पेमेंट साइड में आपने स्टाफ को सैलरी दी, लाइट का बिल दिया, टेलीफोन का बिल दिया, नया एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, स्टेशनरी खरीदी,
इन सब में आपका पैसा जाएगा। सपोज कीजिए 8 लाख रुपए संस्था के पास आया और इन सब कामों में 7 लाख रुपए आपका गया, तो आपके पास 1 लाख रुपए का बचेगा बैलेंस। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो अंतिम शेष है वो क्या दिखाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अंतिम शेष आपके पास ये दिखाता है कि आपका कितना पैसा बचा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, रिसिप्ट जो होती है हमेशा पेमेंट से ज़्यादा होती है। कभी कभी बस ये इक्वल हो सकती है, पर कभी भी पेमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अलग चीज़ है। इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो सकती है, इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन रिसिप्ट जो होती है वो या तो पेमेंट से ज़्यादा होती है या वो पेमेंट के बराबर होती है, ठीक है। कुछ बातों की आपको सावधानियां याद रखनी है, वो ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय आपको कैश बुक की ज़रूरत होती है। बात ये होती है कि कैश बुक में जितनी बार आप सैलरी दोगे, जितनी बार आपको चंदा मिलेगा, उसमें उतनी बार लिखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ कैश बुक की समरी होगी और इसे एक ही बार लिखा जाएगा कि पूरे साल में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला। मतलब यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट्स लाइक अ समरी अकाउंट, ठीक है। ये खाता बनाते समय आने वाली राशि पर ध्यान दिया जाता है, उसके सोर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता कि मतलब वो पिछले साल का है कि इस साल का है कि नेक्स्ट ईयर का है। ना ही उसके नेचर पे ध्यान दिया जाता है कि है ना वो रेवेन्यू काइंड ऑफ रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। जो भी हमें पैसा मिलेगा वो सब हमने को लिखना है, और अंत में जो इनकमिंग है उसमें से जो आउटगोइंग है रिसिप्ट में से आपको पेमेंट लेस करनी है, उससे आपका पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आप हमेशा याद रखिएगा कि संस्थाओं को मिलने वाला दान 2 तरह का होता है। सपोज़ कीजिए हमारा एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाहर एक दान पेटी है। उस दान पेटी में थोड़े थोड़े लोगों ने पैसा छोड़ दिया, रख के गए, या लोगों ने डोनेशन की रसीद कटवाई और हमें 15 लाख का डोनेशन मिला, तो इसे हम कहेंगे जनरल डोनेशन। लेकिन मान लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई भामाशाह आया, भामाशाह मतलब एक बड़ा आदमी आया और उसने मान लीजिए 20 लाख रुपए दिए या 10 लाख रुपए दिए, और 10 लाख में उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ ट्रॉमा वार्ड बने, या 10 लाख रुपए में यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाए। मतलब जो डोनेशन देने वाला कंडीशन डाल देता है कि मैं डोनेशन इस काम के लिए दे रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। अब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये 15 लाख हमें मिला, ये भी हमारा रिसिप्ट है, और ये 10 लाख का स्पेशल डोनेशन, वैसे सही शब्द है स्पेसिफिक डोनेशन मिला, ये भी हमारा रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट साइड में ये 15 लाख भी जाएगा और 10 लाख भी जाएगा। लेकिन जब आप इनकम साइड बनाओगे, थोड़ी देर में अपन इनकम साइड पे आने वाले हैं, जब आप इनकम साइड में लिखोगे तब आप केवल 15 लाख ही लिखोगे, और ये जो 10 लाख रुपए है ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है वो हमारी संस्था के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हमें वो काम करना है जो डोनर चाहता है। डोनर चाहता है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, तो हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ेगा। तो वो 10 लाख रुपये रिसिप्ट तो है, जो स्पेशल डोनेशन हमें मिला है वो 10 लाख रुपये रिसिप्ट तो है, पर वो इनकम नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा बारीकी से समझना पड़ता है कि विच इज़ इनकम और विच इज़ नॉट इनकम। इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ ले कि डेप्रिसिएशन रिसिप्ट साइड में आएगा या पेमेंट साइड में आएगा या कहीं नहीं आएगा, तो आंसर होगा कहीं नहीं आएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन में आउटगोइंग नहीं होती है। सैलरी में पैसा जाता है, रेंट में पैसा जाता है, पर डेप्रिसिएशन में पैसे की आउटगोइंग नहीं होती है, तो डेप्रिसिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। इसके बाद जो दूसरा खाता आपको सीखना है वो है आय व्यय खाता। देखिए, रिसिप्ट एक चीज़ है, पैसे का मिलना एक चीज़ है, लेकिन हर रिसिप्ट इनकम नहीं होती। अगर हमें हो सकता है चंदा 50,000 रुपये मिला, लेकिन हो सकता है कि इनकम में हम 60,000 रुपये लिखें, ठीक है। ऐसे मनमाने तरीके से नहीं, कैलकुलेशन करके अपन 60,000 लिखें। सपोज करिए हमारे 200 मेंबर हैं और हर मेंबर हमें 300 रुपये देता है, तो 200 × 300 ऐसा करके 60,000 रुपये आएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है कि 60,000 रुपये हमने कमाया। जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और जो चंदे की दर होती है उससे पता लगता है कि हमने कितना कमाया, और हो सकता है उसमें से 50,000 मिला, तो इसका मतलब 10,000 बाकी है, तो 10,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम साइड के अंदर आपको जो मिला है वो भी दिखाना होता है, और जो आपके बकाया चल रहा है वो भी दिखाना होता है, ठीक है। और इनकम में क्या होता है, जैसे आपको चंदा मिला वो आपकी रिसिप्ट भी है और वो आपकी इनकम भी है, ठीक है। और इसी तरह से आपको एंट्रेंस फीस मिली वो आपकी इनकम है, जनरल डोनेशन मिला वो आपकी इनकम है, न्यूज़पेपर बेचे वो इनकम है। लेकिन कुछ आइटम में अगर आप थोड़ी देर पीछे जाओगे तो कुछ चीज़ें जो उधर थी वो यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग का बैलेंस था, जो स्टार्टिंग कैश और बैंक बैलेंस होता है वो इनकम साइड में नहीं होता, क्योंकि वो पुराना बैलेंस है, वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है। इसी तरह असेट्स बेचने से जो पैसा आया वो हमारी इनकम नहीं है, ठीक है। या हमें अगर स्पेशल डोनेशन मिलेगा तो वो हमारी इनकम नहीं है। इसी तरह सैलरी एक्सपेंसेस है, जो P&L में जाने वाली आइटम में होती है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, ये
स्टेशनरी कंज्यूम, ये सब हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम आप मान लो कि आपकी जो इनकम है वो 4 लाख है और आपके जो खर्चे हैं वो 3.5 लाख है। तो आपकी इनकम 4 लाख है, खर्चे 3.5 लाख है, तो जो 50,000 का गैप आएगा, इस 50,000 रुपये के गैप को आप बोलेंगे सरप्लस। प्रॉफिट हुआ ऐसा नहीं बोलते, इसकी जगह सरप्लस टर्म यूज़ करते हैं कि हमें बचत हुई। तो 4 लाख रुपए आपकी इनकम है, 3.5 लाख आपका एक्सपेंडिचर है, तो 50,000 का प्रॉफिट है, हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 50,000 को बोलेंगे सरप्लस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे बचत। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल पीएनएल की तरह होता है। और पीएनएल का तरह होता है तो इसमें आपको सारे एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर खर्चा बाकी रह जाए, तो अपन ने एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में जो फर्स्ट मैराथन वीडियो देखा था, उसमें अपन ने देखा था कि अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग रह गया, इसका मतलब हमने खर्चा कम चुकाया, तो हम इसे खर्चे के अंदर जोड़ेंगे और इसे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमने ज़्यादा चुकाया, एडवांस चुकाया, तो हम इसे माइनस करेंगे और इसे असेट साइड में लिखेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है या एक्रूड इनकम है, इसका मतलब होता है इनकम हमने कमा ली पर हमको मिली नहीं, या मिली है तो कम मिली है, तो हम इसे प्लस करेंगे और इसे असेट्स में लिखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट मैराथन में कोड भी बताया था कि ए को आप पकड़ लो, अक्रूड, ए से असेट होता है, ए से ऐड करते हैं, इस तरह से हमने ए को याद किया था। अनअर्ड इनकम में क्या होता है, हमें बिना कमाए पैसा मिल जाता है या एडवांस पैसा मिल जाता है, ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो अगर हमें ज़्यादा मिल गया है तो हमें कम करना पड़ेगा और इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एक और बात है, बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए, अगर आप रिसिप्ट साइड से इनकम साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपको रिसिप्ट का फिगर पता है कितना मिला और आप इनकम का फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको आउटस्टैंडिंग को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, रिसिप्ट प्लस अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो वो हो गया इनकम, ठीक है। इसका मतलब फिर ये भी है कि अगर आपको उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इनकम की मदद से अगर आपको रिसिप्ट निकालनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 50 रुपये मिला है और 10 रुपया मिलना बाकी है, तो हमारी इनकम हुई 60 रुपया। तो इसका क्या मतलब समझे, रिसिप्ट से इनकम पे आने के लिए अपने को प्लस करना पड़ा, लेकिन अगर अपने को इनकम से रिसिप्ट को कैलकुलेट करना है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो अगेन इसमें भी प्लस या माइनस करने में ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं सीधे क्वेश्चन या उल्टे क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन ये होता है कि रिसिप्ट हमें पता है, इनकम हमें पता करनी है, ठीक है, इनकम हमें पता करनी है, तो ये वाले रूल जो मैंने बताए ये आपको लगाने हैं। लेकिन उल्टा क्वेश्चन आ गया कि आपको इनकम पता है और आपको रिसिप्ट कितना हुआ था ये पता करना है, तो ये उल्टे सिंबल काम करेंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ये आप देखिए, रिसिप्ट साइड की सहायता से इनकम साइड तैयार की जाती है। जब हम बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, तो पहले हम रिसिप्ट साइड देखते हैं क्या पैसा मिला, फिर हम उसे इनकम साइड में लिखते हैं। जनरली जो टीचर गलत पढ़ाते हैं या बच्चों को शुरू में समझ नहीं आता, तो वो बोलते हैं बेटा ज़्यादा परेशान मत हो, जो रिसिप्ट में लिखा हुआ है वो इनकम में लिख दे। तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है जो पैसा मिला है वो इनकम है। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, रिसिप्ट साइड की सहायता से इनकम साइड तैयार की जाती है, पर ध्यान देंगे कि हर रिसिप्ट इनकम नहीं होती, हमें सेलेक्टेड आइटम ही लेनी होती है और उसके अंदर अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्ड आगे का एडजस्टमेंट करना होता है। तो जो पैसा हमें मिला है वो हमारी इनकम है, लेकिन हर पैसा, जैसे मशीन बेचने से पैसा मिला तो आपकी इनकम नहीं है, आपको स्पेशल डोनेशन मिला तो आपकी इनकम नहीं है, आपने लोन लिया पैसा आया लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है। तो आपको वहाँ थोड़ा समझना भी पड़ता है कि कौन सी इनकम है या नहीं है। और प्लस अगर कोई फिगर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बाकी चल रहा है, तो उसका प्लस माइनस का भी ध्यान हमें रखना होता है। इसी तरह हम जो पेमेंट करते हैं उससे एक्सपेंसेस की साइड तैयार होती है। जैसे हमने सैलरी पेमेंट किया तो वो एक्सपेंस है, रेंट पेमेंट किया तो एक्सपेंस है, लेकिन हमने बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया तो वो एक्सपेंस नहीं है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है, हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता। और हमें एक और बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर नया पुराना हम सारा फिगर लिखते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर अगर हम वही फिगर लिखते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है। सपोज कीजिए आपका 2024 का क्वेश्चन है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आप केवल 2024 के फिगर्स को ही भरेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर फिगर ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने हो या एडवांस हो, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड लिखते समय आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का या प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एक बार मैं सिंपल बोल देता हूँ, जल्दी से बात आपको याद रखनी है। एक्सपेंसेस में दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट और एक होता है प्रीपेड का एडजस्टमेंट। सिंपल ये है कि आउटस्टैंडिंग प्लस करो और प्रीपेड माइनस करो। इनकम साइड के अंदर दो आइटमें होती है, एक होती है एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड, और एक होता है अनअर्ड।
ठीक है, एक्रूड और अनअर्नड। तो इसमें अक्रूड जो होता है वो प्लस होता है और अनअर्नड माइनस होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, ये जो मैंने बोला उसे आप अच्छे से याद कर लो। जब भी आप रिसिप्ट साइड से इनकम साइड को कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन है, आप इनकम साइड से रिसिप्ट साइड को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये उल्टे काम करेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, और एक और डरावनी बात बताता हूँ, ये जो एडजस्टमेंट है ये करंट ईयर के एंड में हो, यानी अगर ये एडजस्टमेंट वर्ष के अंत में है तो ये इस तरह से काम करते हैं। अगर ये लास्ट ईयर एडजस्टमेंट है, अगर ये पुराने एडजस्टमेंट है तो ये उल्टा बिहेव करेंगे कि सर आपने उल्टा तो यहाँ बोला ना, नहीं वापस। ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये करंट ईयर के फिगर्स को एडजस्ट करने का तरीका है। अगर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं तो ये उल्टा बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ऊंधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनकम साइड से रिसिप्ट साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये एडजस्टमेंट है ना, ये फिर एडजस्टमेंट उल्टे काम करेंगे। तो ये दो वजह से जो प्लस माइनस करने वाले तरीके हैं ना ये उल्टे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बना रहे हो और डिपेंडिंग ऑन कि आप करंट ईयर के एडजस्टमेंट कर रहे हो या प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। अच्छा, कुछ मदें ऐसी होती है जो पेमेंट साइड में होती है पर एक्सपेंडिचर में नहीं होती। जैसे अगर हम असेट्स को परचेज करते हैं, हम वो कई बार क्या होता है, जैसे बोल देगा परचेज ऑफ असेट्स, इसे कहाँ दिखाया जाएगा, तो परचेज ऑफ असेट्स में पैसा जाएगा तो वो पेमेंट में तो जाएगा पर वो एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो पेमेंट में तो जाएगा पर एक्सपेंस में नहीं जाएगा। इसी तरह कुछ आइटम मैं बताऊँ, लाइफ मेंबरशिप फीस, पैसा मिलेगा तो वो रिसिप्ट में तो जाएगा पर वो इस साल की इनकम में नहीं जाएगा। एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के आगे अगर लिखा हुआ आ जाए टू बी कैपिटलाइज, प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है, तो अगर एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है तो पैसा तो मिला है तो रिसिप्ट साइड में तो जाएगा, लेकिन फिर वो इनकम साइड में नहीं जाएगा क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन ने कि उसे कैपिटल फंड में डालना है। एक और बात, अभी तक आपने 2-3 मैराथन वीडियो सुन लिए तो एक शब्द होता है कैपिटल। जब सिंगल ओनर पैसा लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। जब बहुत सारे लोग 2-3-4-5 लोग पैसे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। जब कोई कंपनी होती है बहुत सारी पब्लिक पैसा लगाती है तो उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। और ये जो संस्थाएं होती हैं, एनपीओ कल्चर होता है, उसमें जो पैसा होता है उसे बोलते हैं कैपिटल फंड या जनरल फंड। ठीक है, इसी तरह से असेट्स को बेचोगे तो रिसिप्ट तो होगी पर इनकम नहीं होगी। लेकिन इसमें एक और खेल है कि जैसे फर्नीचर 5,000 का था और 5,000 के फर्नीचर को आपने 6,000 में बेचा, तो 5,000 की चीज़ को आपने 6,000 में बेचा तो रिसिप्ट साइड में आएगा 6,000 रुपये, रिसिप्ट साइड में आएगा 6,000 रुपये और इनकम साइड में आएगा 1,000 रुपये, क्योंकि आपने 1,000 कमाया है। इसी तरह से डोनेशन अगर स्पेशल नेचर का है, किसी खास उद्देश्य के लिए डोनेशन मिला तो वो रिसिप्ट में तो जाएगा पर वो इनकम में नहीं जाएगा। इसी तरह लेगेसी क्या है कि जैसे कोई आदमी मर रहा है, मरते मरते वसीयत दे गया। हमारा मान लीजिए क्लब है और हमारा क्लब मान लीजिए हॉस्पिटल चलाता है या अनाथालय चलाता है, और कोई आदमी मान लो मरते मरते 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे गया, तो 50 लाख रुपए रिसिप्ट साइड में तो आएगा पर वो इनकम साइड में नहीं आएगा सिंस इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। आखिर में आपको इनकम की जोड़ लगा देनी है, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। आखिर में आपको इनकम की जोड़ लगा देनी है। कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, प्लीज़ फ़ोन थोड़ा अवॉइड किया करो, आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। और रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन आजकल मैं तभी उठाता हूँ कि बिल्कुल कि मरने मारने का क्वेश्चन हो ना तो ही मैं फ़ोन उठा पाता हूँ, नहीं तो क्योंकि आदमी किस पोजीशन में कई बंदे बस धड़धड़ा के फ़ोन कर देते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी जब थोड़ा बिजी होने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए हर बार फ़ोन उठाना संभव नहीं होता है। फिर आप जब तक फ़ोन नहीं उठाते तो आप सोचते रहते हैं पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिंपली ड्रॉप अ व्हाट्सएप, सिंपल, ठीक है, और मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। चलो, तो एंड में आप अपनी इनकम की जोड़ लगा लो। इनकम में से खर्चे को हटाते तो आपको आपका सरप्लस या डेफिसिट पता लगेगा। हाँ, अगर इनकम ज़्यादा है अच्छी बात है, खर्चा कम है तो पैसा बचेगा, उसे बोलेंगे सरप्लस, हिंदी में बोलते हैं बचत। लेकिन अगर आपका मान लीजिए खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इस स्थिति को बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब आपकी सरकार घाटे में चल रही है, ठीक है। और एडजस्टमेंट ये मैंने बताई दी है, सारे लिखे हुए ही हैं। आखिर में अपने को बैलेंस शीट बनानी होती है। एक और बहुत खास तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं कि कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसमें
किसी बंदे ने इनकम कैलकुलेट कर ली होती है। सपोज करो एक अकाउंटेंट है, उसने बताया कि मेरे हिसाब से क्लब की इनकम 12,000 रुपये है। फिर क्वेश्चन आपको बोलता है कि वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करना भूल गया 2,000 रुपये से। तो अब बताओ क्या होगा। तो अब आपको समझना है कि 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब 2,000 का चंदा हमने कमा लिया था, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अगर हम उसे रिकॉर्ड में लेंगे, यानी उस बात को हम रिकॉर्ड में लेंगे, तो हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो 12,000 रुपये की तो इनकम हमारी पहले ही आ रही थी, 12,000 का तो सरप्लस हमारा पहले ही आ रहा था, और जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग इनकम को कंसीडर करेंगे तो हमारा लाभ बढ़ेगा। तो आपको 4 आइटमें मैं अभी बता देता हूँ। पहले समझ लो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करता है, एक्सपेंसेस को कम करता है, और एक्सपेंसेस को कम करता है तो इसका मतलब आपका सरप्लस बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके खर्चे को प्लस करता है, आपके खर्चे को प्लस करेगा, इसका मतलब आपके सरप्लस को माइनस करेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी इनकम को प्लस करती है, आपकी इनकम को प्लस करती है तो आपके सरप्लस को भी प्लस करेगी। और अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम आपकी इनकम को माइनस करती है, तो फिर वो आपके सरप्लस को भी माइनस करेगी। तो इस तरह से आप अपने, अगर आपने गलत प्रॉफिट लॉस निकाल लिया है या गलत सरप्लस डेफिसिट निकाल लिया है, तो एडजस्टमेंट करते हैं ही आपके फिर सही प्रॉफिट लॉस आ जाएंगे। एक बात सिंपल समझ लो, ऐसा एडजस्टमेंट जो खर्चे को बढ़ाए, जो खर्चे को प्लस करे, वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को माइनस करेगा। और ऐसा एडजस्टमेंट जो आपके खर्चे को माइनस करे, खर्चे को माइनस करे, तो वो आपके प्रॉफिट या सरप्लस को बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब अपन कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 जनवरी का आपका स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है 300, स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किया 1080, और एंड में आपका स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है 50। तो बताइए, पूछता है कि आय व्यय खाते में कौन सी राशि आएगी। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझो जी। अब थोड़े होशियार हो जाओगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, खासकर जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब तो मज़ा आएगा। इसको बिल्कुल बच्चों की तरह लो। भाई पहले आपके पास 300 का स्टॉक था, ठीक है, और 1080 की तुमने परचेज करी, तो तुम्हारे पास स्टेशनरी का स्टॉक कितना हो गया 1380, पुराना मिला के और नया मिला के हो गया 1380। अब इस 1380 में से 50 रुपये का स्टेशनरी बच गया, ठीक है, 1380 में से 50 रुपये का स्टेशनरी बच गया। इसका मतलब ये है कि बाकी का तुमने कंज्यूम कर लिया। किसी समझ में नहीं आया, आप खुद के कॉपी किताबों का हिसाब रख लो। तुम्हारे पास 300 रुपये के कॉपी किताब थे पुराने, 1080 के तुमने अभी एग्जाम के दौरान खरीदे 1380 रुपये के, और एंड में 50 रुपये का रजिस्टर बच गया। तो इसका मतलब बाकी सारा काम में आ गया। तो जो काम में आ गया ना, उसको बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और ये जो कंज्यूम्ड फिगर होता है ये एक्सपेंडिचर साइड में जाता है। जो हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया वो है पेमेंट साइड, और जो स्टेशनरी हमने कंज्यूम करी वो है 1330 रुपये की, ठीक है। इसमें आंसर गलत दे रखा है ना, 1330 रुपये आंसर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास खेलने कूदने के उपकरण थे 5,000 रुपये के, और हमने उसको 3500 में बेचा। तो 5,000 रुपये के हमारे पास इक्विपमेंट थे। मान लो हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर हमारे पास पुराने बैट बॉल थे, वो 5,000 के थे, और हमने उसको 3500 में बेचा। तो हमारे पास 3500 रुपये आएगा, तो रिसिप्ट के नाम पे आएगा 3500 रुपये, और जो हमें लॉस होगा, जो कि फिर एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, वो होगा 1500 का। तो इसने पूछा बताइए रिसिप्ट साइड में कितने जाएंगे, तो रिसिप्ट साइड में जाएंगे 3500, और आपके लॉस साइड में जाएंगे 1500। तो 3500 एंड 1500, तो इस तरह से ही आपका डी आंसर होगा। इसमें भी आंसर गलत दे रखा है, क्या बात है। लेकिन श्योर है, मैं आंसर पे घबराई मत। रिसिप्ट साइड में 3500 आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में 1500 आएगा। इसके बाद है गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, नहीं, जन कल्याणी कार्य करना, हाँ। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस को आप क्या करेंगे, तो लाइफ मेंबरशिप फीस पहले तो जाती है रिसिप्ट साइड में, और फिर इनकम साइड में वो नहीं जाती है, और लाइब्रेरी साइड में वो जाती है। तो सही ऑप्शन होगा रिसिप्ट साइड में जाएगा और लाइब्रेरी साइड में जाएगा। अब रिसिप्ट साइड वाला ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आपको याद रखना है लाइब्रेरी साइड में जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका डी आंसर, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मेंबर से वंस इन अ लाइफ मिलती है, और ये रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए इनकम साइड में नहीं जाता। ऐसे आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइब्रेरी साइड में दिखाते हैं, कई बार ऐसे कैपिटल फंड में जोड़ के भी दिखाते हैं। ये कहता है कि प्राप्ति और भुगतान खाते में किस तरह की आइटम दिखाई जाती है, तो प्राप्ति और भुगतान खाते में हम सभी तरह के आइटम में दिखाते हैं। चाहे हमें रेगुलर पैसा मिले वो भी हम दिखाते हैं, और चाहे हमें कैपिटल रिसिप्ट मिले, कभी कभार होने वाला पैसा मिले, वो भी हम पैसा दिखाते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ, अगर हमें चंदा मिला वो हम उसे भी दिखाएंगे, और अगर हमें मशीन बेचने से पैसा मिले हम वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम सभी तरह के आइटम दिखाते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों। इसके बाद है इनमें से कौन सी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे।
अगर गत वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान किया है, अगर भुगतान किया है तो दिखाएंगे शो। चालू वर्ष का वेतन बाकी चल रहा है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे। आगामी वर्ष का चंदा हमें मिल गया है तो हम दिखाएंगे। आगामी वर्ष के लिए किराया चुकाया है तो हम दिखाएंगे। मतलब हमें पैसा अगर मिला है या पैसा हमने चुकाया है, चाहे वो एडवांस है चाहे प्रीवियस है, तो हम उसे दिखाएंगे। लेकिन अगर चंदा बाकी चल रहा है, मतलब वेतन बाकी चल रहा है, हमें वेतन देना था पर हमने दिया ही नहीं, तो दिया ही नहीं तो बस लिखो मत। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आया। पेमेंट का क्या मतलब होता है? गया। अगर बकाया है तो मतलब बाकी है तो क्यों दिखाओगे? ठीक है। इसके बाद है गैर व्यापारिक संगठन यानी जो एनपीओ होते हैं, अगर वो अपने सरप्लस या घाटे को दिखाना चाहते हैं तो कौन सा खाता बनाएंगे? तो वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं आय व्यय खाता। ठीक है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी आइटम को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे? अगर वेतन बाकी है तो हम उसे नहीं दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस को दिखाएंगे, चंदा अगर बाकी चल रहा है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आपको इन सबको मतलब समझ में आ रहा होगा। बकाया वेतन मतलब वेतन देना बाकी है, हम स्टाफ को पैसा नहीं दिया। उपार्जित चंदा मतलब हमने चंदा कमा लिया, हमें मिलना चाहिए था पर मिला नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे पास पैसा आया। अच्छा, गैर लाभकारी संगठन का आय व्यय खाता किस प्रकार का खाता होता है? तो देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है जिसमें पैसा आता है या जाता है, तो चूंकि इसमें पैसे का फ्लो है, आता है और जाता है, तो ये रियल अकाउंट नेचर है। ठीक है, तो इसका नेचर रियल अकाउंट है। और आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो आपका रिजल्ट बताता है कि एंड में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित होती है वो नॉमिनल खाता होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपका जो आय व्यय खाता होता है वो नॉमिनल खाता होता है, जिसको अपन बोलते हैं नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता है, तो इसका आंसर बी आएगा। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये कहता है कि निम्नलिखित मदों में से एक एनपीओ के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाया जाता है। तीसरी बार इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको एडवांस में चंदा मिला तो वो दिखाया जाएगा, अगर आपको गत वर्ष का चंदा मिला तो वो भी दिखाया जाएगा, अगर आपको चालू वर्ष का चंदा मिलाएगा वो भी दिखाया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको सारा पैसा दिखाना है। कुछ यूँ आइटम होती है, टू सब्सक्रिप्शन, जैसे 24 मान लीजिए 50,000, 23 मान लीजिए 20,000 और 25 मान लीजिए 10,000। इसका क्या मतलब होता है कि हमें टोटल 80,000 मिला है। इस 80,000 में से 50,000 इस साल का है, 20,000 पिछले साल का है और 10,000 रुपये आगामी आने वाले साल का है। लेकिन हमें 80,000 रुपये रिसिप्ट साइड में दिखाना है। जब हम इनकम साइड में दिखाते हैं तो इनकम साइड में केवल अपन 50,000 को दिखाते जिसका संबंध करंट ईयर से है। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी नीचे। आज के इस मैराथन वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। देखिए, ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो सकती हैं। हम आम भाषा में कहते भी हैं जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा, गलतियां हो सकती हैं। तो हो सकता है आपसे जनरल बनाते समय, सब्सिडियरी बुक्स बनाते समय, टोटल लगाते समय, बैलेंस निकालते समय, पोस्टिंग करते समय, ट्रायल बैलेंस में क्या लिखते समय, कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे गलतियां हो सकती हैं। तो बाद में अगर ऑडिट हुई या इंटरनल ऑडिट हुई, बाहर से भी ऑडिट आ सकती है, एक्सटर्नल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिटर ने कुछ गलतियां पकड़ी तो आपको उनको रेक्टिफाई करना होता है। तो गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? एक और मज़ेदार इसमें बात यह है कि देखिए, चीज़ को सही करने का एक तरीका होता है और गलत करने के 99 तरीके होते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि किसी काम को अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप गलत करना चाहें तो 1000 तरीके होते हैं। मैं कहता वैसे कि ये चाह रहा था एग्जांपल में कि जैसे अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने का एक ही तरीका होता है, और पढ़ाई नहीं करनी है तो नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं। तो खैर, आपके सामने कभी भी क्वेश्चन में एरर आएंगे तो आपको उनको समझना है, रेक्टिफाई करना है। एक फंडामेंटल रूल याद रखिएगा, जो सही है उसे सही जगह पहुंचा दो और जो गलती से जहां पहुंच गया है उसे उल्टा कर दो। अकाउंट्स में डीआर और सीआर होते हैं तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता। जैसे आपने गांगुली को 3,000 रुपये वेतन चुकाया, लेकिन आपने गांगुली के खाते को नाम लिख दिया, तो पहले तो आपको इसमें गलती समझ में आनी चाहिए कि गलती क्या हुई। किसी की तो क्या सर गांगुली को वेतन चुकाया तो गांगुली पाने वाला है तो डीआर होगा, सही तो है नहीं। अगर हमने गांगुली को वेतन चुकाया तो हमें सैलरी को डीआर करना था और कैश को नीचे लिखना था, यानी शुद्ध एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश। तो ये एंट्री है सैलरी टू कैश, शुद्ध एंट्री। हमने क्या किया, हमने सैलरी खाते की जगह गांगुली खाता लिख दिया। सैलरी खाते की जगह, यहाँ गौर कीजिए, सैलरी खाते की जगह आपने गांगुली का खाता लिख दिया, यानी गांगुली गलती से डीआर हो गया। पूर्व कप्तान है, ऐसे मत करो।
गांगुली गलती से डीआर हो गया, तो अब आप उसको सीआर करेंगे। और सैलरी डीआर होगा क्योंकि सैलरी डीआर होने से रह गया, क्योंकि बाय मिस्टेक हमसे कुछ और ही डीआर हो गया, तो जो मेन का था वो तो रह ही गया, तो इसका आंसर होगा सैलरी अकाउंट डीआर टू गांगुली। तो ये है, आपने इसको कहते हैं सुधार प्रविष्टि। तो सुधार जनरली 3 हिस्सों में होता है, क्या सही था, क्या गलत हुआ, अब क्या करें। और फिर आपको थोड़े से एरर के टाइप भी मैं थोड़े थोड़े बताऊंगा, पहले मेन बात समझ लो। जैसे आपने 2000 रुपये रिपेयर के चुकाए, वो आपने बिल्डिंग खाते में लिख दिए, तो ये तो बहुत एक ऑब्वियस एरर दिखाई दे रहा है कि हमने पैसा रिपेयर का चुकाया, तो हमें रिपेयर को डीआर करना चाहिए था, लेकिन रिपेयर के बजाय हमने बिल्डिंग को डीआर कर दिया, तो यानी बिल्डिंग जो है डीआर है वो गलती से डीआर है। तो अच्छा, आम भाषा में क्या होता है, अगर हम उनको लिख देते हैं तो उसको काट दिया तो ख़त्म हो गया। अकाउंटेंसी में हम काटापीटी से, ओवर राइटिंग से बचते हैं, इरेजर से बचते हैं। तो हम अगर गलत हो भी गया है तो उसको बहुत सिस्टमैटिकली रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे बिल्डिंग अगर आपसे डीआर हो गया तो बिल्डिंग को सीआर कर दो, और जिसे डीआर होना चाहिए था उसे डीआर कर दो। अब मैं थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। रिपेयर जो होता है ना, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रूटीन एक्सपेंडिचर, और बिल्डिंग जो होता है वो होता है कभी कभार होने वाला एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, तो ये माना जाता है कि अकाउंटेंट की जो समझ है वो कच्ची है, उसे प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं है, उसे सिद्धांतों की समझ नहीं है, तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और वैसे अगर आप इन जनरल आपने गलत खाता खोल दिया तो उसे अपन कहते हैं हिसाब की अशुद्धि, कमीशन एरर। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मैं ये जितना जल्दी पढ़ा रहा हूँ उतना जल्दी नहीं है, चीज़ों को थोड़ा तसल्ली से पढ़ना होता है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को देखते हुए एक बार के लिए जो थोड़ा बहुत जल्दी मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे कहता है कि अभिनव एंड सन्स की बुक्स में एरर पाई गई, उनको आप सुधार कीजिए, सुधार करने के लिए उन्होंने कहा प्रविष्टियाँ कीजिए। जैसे हुआ है क्या, मामला क्या है, राम को माल बेचा और हमने रमन को डीआर कर दिया। अगेन सिंपल एरर दिखता है, राम को माल बेचा, तो आपको देखो, आप आंसर, कोई बच्चा अगर दिमाग नहीं लगाएगा तो बोलेगा राम टू रमन, रमन टू राम, राम टू सस्पेंस, सस्पेंस टू रमन, कुछ भी अंटिशंट बोलेगा। सिस्टमैटिक सोचेगा ना, वो बिल्कुल सही जगह पहुंचेगा। आपने राम को माल बेचा, ओरिजिनल एंट्री शुड बी राम टू सेल, तो आप इसको आराम से लिखिए, समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने लिख रखा है पहले राम टू सेल। रॉन्गली हमने इसे रमन टू सेल कर दिया, रॉन्गली हमने इसे रमन को डीआर कर दिया, ऐसा साफ लिखा था कि हमने रमन को डीआर कर दिया, तो राम के डीआर होने की जगह रमन डीआर हो गया, यानी रमन गलत डीआर हो गया, तो हम उसको सीआर करेंगे, और जिसको डीआर होना चाहिए था उसे डीआर कर देंगे, तो आंसर हो गया राम टू रमन। ठीक है, और ये हिसाब की अशुद्धि है क्योंकि आपने रॉन्ग अकाउंट लिया है। मैं आपको बता दूं, जब आप गलत खाता लेते हैं, ये मैंने नीचे लिखा भी है, या आप गलत साइड लेते हैं, या आप गलत प्लस माइनस करते हैं, या आप गलत बैलेंस करते हैं, या आप गलत कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, तो ये वाले हिसाब की अशुद्धियाँ होती है, इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने 1000 रुपये का पर्सनल यात्रा व्यय किया। पर्सनल यात्रा व्यय का मतलब है कि जो दुकान का ओनर है वो अपने पर्सनल काम से गया, अकाउंटेंट को इतना पता नहीं था तो उसने उसे व्यापारिक व्यय समझ लिया, तो ये ऐसा हुआ कि उसने पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर समझ लिया। तो चूंकि ये ओनर की पर्सनल यात्रा थी और उसने दुकान से पैसा लिया होगा उसके लिए, शायद वो गाड़ी बुक करके कहीं का पर्सनली पिकनिक मनाने गया, फैमिली को लेके गया, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग टू कैश, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग टू कैश, उसको उन्होंने समझ लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस समझ लिया, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, तो ये खाता गलती से डेबिट हुआ, तो इसे रिवर्स करेंगे और जिसे डीआर होना चाहिए उसे डीआर करेंगे। तो इस एरर को भी अपन प्रिंसिपल एरर बोलते हैं, क्योंकि इस बात की भी आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि कौन सा एक्सपेंडिचर बिजनेस का है और कौन सा एक्सपेंडिचर पर्सनल है। तो जब आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, यानी जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या बिजनेस एक्सपेंडिचर वर्सेस पर्सनल एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट अंतर नहीं कर पाते, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एक और आपने कि 2000 का फर्नीचर खरीदा लेकिन आपने उसे परचेज बुक में लिख दिया, तो इसको आप थोड़ा सा हम कहानी में मानते हैं कि आपने उधार फर्नीचर खरीदा होगा, क्योंकि बाद में आपने परचेज बुक को यूज़ किया है जो कि उधार लिखने के लिए यूज़ होती है। तो ओरिजिनली एंट्री में आपने जैसे फर्नीचर एक्स आदमी से खरीदा तो आपका एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर टू एक्स, पर आपने इसे समझ लिया परचेज टू एक्स, तो ओरिजिनल एंट्री फर्नीचर टू एक्स और हमने इसे परचेज टू एक्स समझ लिया। तो क्या करना चाहिए, जो खाता गलत दिया, अच्छा इसमें एक्स अपनी जगह सही है, एक्स पर्सन यानी जिससे भी आपने खरीदा उस आदमी को तो हमने प्रॉपर क्रेडिट दिया, तो ये तो सही है, तो इसको तो अपन क्लीन चिट दे देंगे। जो गलत है, जो गलत डीआर हुआ है उसे सीआर करो
और जो डी आर होने रह गया है उसे डी आर करो। अभी तक मैंने जितने भी बताए उन सबका पैटर्न लगभग एक जैसा था, ताकि आपको थोड़ी सी समझ डेवलप हो, ठीक है। और ये एरर भी आपका सैद्धांतिक अशुद्धि है, क्योंकि फर्नीचर जो होता है उसे असेट होता है, और जो परचेज होता है वो माल के लिए यूज़ होता है। असेट अलग होता है, माल अलग होता है। जिस चीज़ को हम खरीदते बेचते हैं, खरीदने बेचने के लिए लिया है वो माल है, और जिस चीज़ को हमने यूज़ करने के लिए लिया है वो हमारा असेट है। तो इसलिए हमारे को असेट क्या है और गुड्स क्या है, इसमें क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। ये भी नहीं पता, बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं पता, तो ये प्रिंसिपल एरर हो गया है। एक और बात होता है कि एक वर्ड होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। तो फ्रॉड जो होता है वो जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है, और बहुत ही कल्परेट वे में किया जाता है, साजिश रच के किया जाता है। तो जो फ्रॉड किया जाता है उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। और जो एरर होता है वो अनइंटेंशनल होता है, गैर इरादतन होता है, हो गया, गलती हो गई काम के दौरान, इधर उधर हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर का कुछ बोल देता हूँ मान लो, तो वो एक गैर इरादतन एरर है। और एक मैं वीडियो बना ही ऐसा रहा हूँ कि तुम्हारे को मैनिपुलेट करने के लिए या तुम्हारे साथ धोखा करने के लिए, तो वो गलत होता है। तो खैर एरर जो होता है वो उसे अनइंटेंशनल मिस्टेक कहते हैं, और उसे ट्रेस करना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। फ्रॉड को ढूंढना मुश्किल होता है। ये बात आपको ऑडिट में भी समझ आएगी। बस कहना ये चाह रहा था कि जो काम अगर आप करना भूल गए तो आप कर दो। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है मोहन को 3,000 का माल बेचा। पूरी लाइन क्या है, मोहन को 3,000 का माल बेचा लेकिन हमें प्रविष्टि करना भूल गए। तो कोई बात नहीं, अब एंट्री कर दो। क्या करोगे, सेल को सी आर करो, मोहन को डी आर, तो मोहन टू सेल। तो इस तरह से एंट्री होगी मोहन टू सेल। इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इसी तरह से जैसे हरी से हमें 200 रुपये की डिस्काउंट मिला, तो हमें 200 का डिस्काउंट मिला लेकिन हम उसे लिखना भूल गए। बहुत सारे लोग सोचते हैं डिस्काउंट मिलने का मतलब है कैश मिला। कैश नहीं मिला, मतलब उसने हमें कुछ पैसा माफ़ कर दिया। तो हमें डिस्काउंट मिला, ये हमारी इनकम है, तो हम डिस्काउंट रिसीव को सी आर करेंगे, और जिस पर्सन से हमें डिस्काउंट मिला है उस पर्सन को हम डी आर करेंगे। इसका आंसर होगा हरी टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगी, हरी टू डिस्काउंट रिसीव। इसी तरह से मान लीजिए कि 300 रुपये का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला, 200 रुपये का माल धर्मादय में दिया यानी डोनेशन दिया, और हम लेखा करना भूल गए। इसकी सर ये कहाँ लिखा है लेखा करना भूल गए, इसने पहले ही बोल दिया था कि इन व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है दुकान से ओनर माल ले गया, एंट्री नहीं हुई, डोनेशन दिया, एंट्री नहीं हुई, तो आपका माल गया। तो जब माल जाता है तो परचेज को सी आर करते हैं, आता है तो डी आर करते हैं, जाता है तो सी आर करते हैं। तो परचेज होगा सी आर, और ऊपर आएगा ड्राइंग और चैरिटी। तो पूरी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डी आर, चैरिटी अकाउंट डी आर, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से एंट्री होती हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो, और ये मैंने पहले ही बोल दिया कि हिसाब की अशुद्धि किसको बोलते हैं। अगर आपने गलत बुक का सिलेक्शन किया, परचेज बुक की जगह सेल बुक को लिया, तो हिसाब की अशुद्धि। अगर आपने गलत खाते का चयन किया, राम अकाउंट की जगह रवि अकाउंट, राहुल की जगह रैना अकाउंट, कुछ भी, तो आपका हिसाब की अशुद्धि यानी एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। अगर आपने अमाउंट गलत लिखा, 500 का 5,000, 50,000 का 50 रुपये, कुछ भी, तो रॉन्ग अमाउंट है, तो आपका हिसाब की अशुद्धि बनेगा। टोटल गलत लगाया, बैलेंस गलत निकाला, गलत फिगर ले गए। जैसे 15 नंबर पन्ने से जोड़ था 1,800 रुपये, जब आप अगले पन्ने में गए तो 81 चले गए, यानी डिजिट इधर से उधर कर दिए। तो ये एरर जो होते हैं इनको सबको हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। जस्ट मैं समझा रहा हूँ टाइप क्या होता है। एक इस तरह के भी एरर आ सकते हैं, सेल बुक ओवरकास्टेड, यानी इसका मतलब होता है कि हमने सेल बुक की जोड़ ज़्यादा लगा दी। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सेल बुक थी और उसकी जो जोड़ जितनी भी थी हमने उसकी जोड़ ज़्यादा लगा दी। इससे क्या होता है, इससे होता है कि आपके सेल अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया ज़्यादा। किसका ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि आपने सेल बुक की टोटल ज़्यादा लगाई ना, टोटल ज़्यादा लगा दी, तो सेल अकाउंट में ज़्यादा पैसा चला गया। कहाँ चला गया, ज़्यादा पैसा सी आर हो गया। तो अब इसका जब आंसर आएगा ना, तो इसका आंसर आएगा सेल डी आर टू सस्पेंस। इसको अपन बोलते हैं वन साइडेड एरर। इसमें अपन ने सेल बुक की टोटल में गलती करी, तो केवल एक खाता डिस्टर्ब हुआ, वो खाता है सेल्स खाता। सेल खाता ज़्यादा सी आर हो गया, ज़्यादा सी आर हो गया तो उसकी हवा निकालनी पड़ेगी, उसको डी आर करना पड़ेगा। एक और समझ लो, जैसे परचेज बुक ओवरकास्टेड। इसका मतलब क्या है कि आप परचेज बुक बनाई, उसकी जो जोड़ लगाई वो ज़्यादा लगा दी। अब ज़्यादा लगाई तो क्या हो गया कि आपका परचेज अकाउंट ज़्यादा डी आर हो गया। क्योंकि आपको बस ये पता होना चाहिए कि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है। फिर आपको समझ में आ गया कि हमने ज़्यादा पैसा भेज दिया, वहाँ पे ज़्यादा पैसा भेज दिया, तो आपको बाद में परचेज को सी आर करना पड़ेगा। और मैं क्या करूँ, तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो आपको सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब उनका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ होगा ना, तो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट को ही यूज़ किया होगा। तो उन्होंने गलती होने पे सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया, तो आप रेक्टिफिकेशन करने पे सस्पेंस अकाउंट यूज़ करोगे, तो आपकी वो गलती वो आपका सस्पेंस अकाउंट धीरे धीरे सही होता होता ख़त्म हो जाएगा।
इसी तरह से सेल रिटर्न बुक अंडरकास्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो सेल रिटर्न बुक है उसकी जो जोड़ है वो आपने कम लगाई, जितनी भी लगानी थी आपने कम लगाई, उससे का नतीजा क्या होगा कि सेल रिटर्न अकाउंट में आपका कम पैसा गया। तो अब ये सारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे लास्ट में लेने का पर्पज़ ये था कि आपको थोड़ी बहुत अकाउंट्स की जब नॉलेज हो जाती है, गलती का सुधार कब करोगे, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या होता है, जब माल आता है उसका नेचर क्या होता है, डीआर होता है। हमसे क्या हुआ कि हमने कम डीआर किया, कम डीआर किया तो आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, सेल रिटर्न टू सस्पेंस। सेल रिटर्न टू सस्पेंस आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाके वो रेक्टिफाई होगा। इसी तरह से अगर आपने परचेज रिटर्न बुक को, मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, अगर आपने परचेज रिटर्न बुक का टोटल कम लगाया, यानी परचेज रिटर्न को आपने कम क्रेडिट किया, तो आपको परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, ऊपर सस्पेंस आएगा, एंट्री बनेगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा। थोड़े से इसके एमसीक्यू के बाद जल्दी खत्म करेंगे। इसमें से प्रिंसिपल एरर क्या है, इसमें से सैद्धांतिक अशुद्धि क्या है। जैसे आपने अजय से माल खरीदा लेकिन उसे क्रय पुस्तक में लिख दिया, अच्छा 3000, अच्छा जितना जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ अशुद्धियों का सुधार का क्वेश्चन तो बहुत धीरे धीरे चबा चबा के पढ़ना चाहिए और 2 हिस्सों में पढ़ना चाहिए। एक पहला हिस्सा होता है और एक दूसरा हिस्सा होता है। जैसे इसमें पहला हिस्सा ये है, अजय से 3000 का माल खरीदा लेकिन उसे क्रय पुस्तक में 300 रुपये लिखा, तो इसमें अमाउंट का एरर है, तो इसको अपन बोलते हैं हिसाब की अशुद्धि। इसने अपन से हिसाब की अशुद्धि नहीं पूछी है। हमने विजय से मशीन खरीदी 20,000 की लेकिन इसे क्रय बही में लिख दिया, तो ये 2 हिस्से हैं। देखो पहले हिस्से में हुआ क्या था, हमने मशीन खरीदी थी लेकिन हमने उसे क्रय बही में लिख दिया, तो हमने यहाँ पे मशीन असेट थी, उस असेट्स को एक्सपेंस समझ लिया, इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसे अपन बोलते हैं सिद्धांत की अशुद्धि। बाकी ऑप्शन तुम पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है क्षतिपूरक अशुद्धि। देखो क्षतिपूरक अशुद्धि में क्या होता है, 2 खातों में गलती होती है। जैसे सपोज करो कि हमने एक खाते में 1000 रुपये डीआर कम कर दिया और एक किसी और खाते में 1000 रुपये सीआर कम कर दिया, यानी हमने डेबिट की तरफ भी एरर किया और क्रेडिट की तरफ भी एरर किया, और एरर इस तरह से हुआ कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। यानी हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस 1 लाख से मैच होना चाहिए था और इस गलती से 99,000 से मैच हुआ, लेकिन वो हो गया। तो क्षतिपूरक अशुद्धि में क्या होता है, अशुद्धि नहीं होती, अशुद्धियों का जोड़ा होता है। एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को मिटिगेट कर देती है, दूसरी अशुद्धि को खत्म कर देती है, ठीक है। तो क्षतिपूरक अशुद्धि, इसमें आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो डी ऑप्शन में पाओगे कि हमने नरेश के खाते में 100 रुपये डीआर पक्ष में नहीं लिखे। देखो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी कि मैं बिना ऑप्शन पढ़े बता रहा हूँ, बट मैं समझा देना चाहता हूँ। मैं जल्दी से, मैंने कहा थोड़ा एमसीक्यू का टेस्ट मिल जाए आपको। जैसे नरेश के खाते में 100 रुपये डीआर पक्ष में नहीं लिखे गए और रमेश के खाते में सीआर पक्ष में 1100 के स्थान पे 1000 रुपये लिखे गए। तो देखो यहाँ पे 2 अशुद्धियाँ क्या हो रही है, एक तरफ तो आपने 100 रुपये की डीआर में मिस्टेक की, डीआर में आपने नहीं लिखा मतलब कम लिखा, और दूसरी तरफ रमेश में आपको 1100 लिखने थे लेकिन आपने 1000 रुपये लिखे, तो आपने सीआर में भी गलती कर दी। दोनों तरफ आपने 100 रुपये की मिस्टेक की, डेबिट में भी कम लिखे, क्रेडिट में भी कम लिखे, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इसीलिए मैंने ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में कहा था कि ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पे आपको उछलना नहीं कि मेरा ट्रायल बैलेंस बैठ गया तो मैंने एक्यूरेसी पा ली। ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी एक्यूरेसी का अभाव हो सकता है, वो कोई एक्यूरेसी का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ये एक सामान्य बुद्धि का क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 5000 रुपये की सेल की एंट्री थी, अगर आपने उसे परचेज में डाल दी तो क्या होगा। आपने 5000 रुपये की सेल की लेकिन आपने उसे 5000 को परचेज मान लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इनकम को खर्चा मान लिया। तो इस अशुद्धि से क्या होगा, इस अशुद्धि की वजह से आपका प्रॉफिट घटेगा। और इसमें वो चकमा क्या देता है, कभी कभी पूछेगा जब इस अशुद्धि का सुधार होगा तो क्या होगा। तो अशुद्धि का प्रभाव और सुधार का प्रभाव आपस में उल्टा होता है। मैं जल्दी से इसको बताऊं, आपने सेल की एंट्री को परचेज समझ लिया, इनकम को आपने खर्चा समझ लिया, तो ऐसा करके आपने प्रॉफिट को घटाया, तो अशुद्धि की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा। अशुद्धि की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा कितने से, 10,000 से। कि सर एरर तो 5000 का है। अरे भाई एरर में आपने डबल मिस्टेक कर दी। एक तो आपने इनकम को इनकम नहीं माना तो वहाँ नुकसान हो गया, और दूसरा आपने उसे ज़बरदस्ती खर्चा मान लिया तो यहाँ नुकसान हो गया। तो आपके ऊपर डबल इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। 5000 और 5000 आपके ऊपर 10,000 का इम्पैक्ट आ गया। तो आपका 10,000 रुपये से प्रॉफिट घटेगा। कब घटेगा, इस अशुद्धि की वजह से घटेगा। और जब इसका सुधार अगर पूछता है इस अशुद्धि का सुधार करने पे क्या होगा, तो आपका लाभ बढ़ता। इसमें से ये यार थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, डिस्कस करने के लिए वैसे ही बहुत वीडियो लंबा हो गया है। अगर अपूर्वा से पैसे मिले और हमने प्राची के खाते में जमा कर दिए तो रॉन्ग अकाउंट हो गया। और जब आप गलत अकाउंट का चयन करते हो तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि, ठीक है। और
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी हिसाब की त्रुटि नहीं है। अगर आपने मशीन का बैलेंस गलत निकाला है, गलत बैलेंसिंग करते हैं तो उससे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। इसी तरह से पवन को उधार बिक्री उसके खाते में जमा कर दी, तो अगर हमने पवन को सेल किया था तो हमें डीआर करना चाहिए था, डीआर की जगह हमने उसे सीआर कर दिया, तो डीआर के सीआर करने को भी हिसाब की अशुद्धि बोलते हैं। नकद बिक्री को कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये होता है आपका एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या, जब आप किसी सौदे को लिखना ही भूल जाओ, पूरा लिखना भूल जाओ या आधा लिखना भूल जाओ। कि सर आधा लिखना मतलब जैसे आपने जनरल एंट्री तो पूरी कर दी, पर जनरल एंट्री में 2 खाते होते हैं, तो आपने एक खाते में तो पोस्ट कर दिया और दूसरे खाते में पोस्ट होने से रह गया। तो जब इस तरह का एरर होता है, एक खाते में लिख दिया दूसरे खाते में लिख दिया, तो उसे बोलते हैं वन साइडेड ओमिशन। और जब आप जनरल एंट्री को पूरा ही चढ़ाना भूल गए या जनरल एंट्री तो चढ़ा दी लेकिन दोनों ही खातों में पोस्ट करना भूल गए, तो वो होती है टू साइडेड ओमिशन। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा था इसमें से कौन सी हिसाब की त्रुटि नहीं है। सी मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सी हमारी ओमिशन वाली एरर है, ठीक है, ये हमारी हिसाब की अशुद्धि नहीं है। और बाकी ये जो बिक्री पुस्तक का योग अधिक लगाया, अगर हम किसी बुक का जो टोटल ज़्यादा लगा देते हैं, कम लगा देते हैं, तो वो हिसाब की अशुद्धि होती है। तो बस बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको समझ में डेफिनेट आएगा।